बाजार है आखिरी 1.5 घंटे से पहले रिकवरी के मूड में, और ये रिकवरी क्या हरे निशान में बंद होने में कामयाब करेगी बाजारों को, और कुछ अहम लेवल के ऊपर निकलकर ट्रेड करेंगे क्या है? लेंगे इस सवाल का जवाब। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघी और मैं हूं डिम्पी कालरा। आज से ठीक 1 साल पहले भी ऐसे कुछ था कि जब आपके सामने अमेरिकन बाजार कमजोर थे तो ये सवाल था कि आपकी ज्वाइनिंग के साथ साथ के बाजार तेज होंगे। आज जब कंप्लीट हुआ 1 साल, आज सुबह से बाजार के अंदर कश्मकश चल रही है कि हरे निशान में बंद होंगे। और वैसे मैं आपको बताऊं, हमारी एक सहयोगी है श्रेष्ठा जी, उन्होंने सुबह 7:30 बजे, अभी तो एसजेएक्स निफ्टी के भी टिक पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुए थे, तभी उन्होंने कहा था कि आज देखना, आज आपको बाजार हरे निशान में बंद होगा। क्या बात है, वाह। तो आज उनकी भविष्यवाणी और उसी जगह सरस्वती और आपका अपना जलवा आज काम कर रहा है वापस से मार्केट के अंदर। 37 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी 11,640 पे चल रहा है। 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं शुरुआत में आज पहले उसको देख लेता हूँ। पहला है करेंसी, दूसरा है क्रूड। जरा एक बार इनके दर्शन करवा दीजिए, क्योंकि ये दोनों अगर ठीक हो गए फिर आपको ज़्यादा ठीक करने की ज़रूरत है नहीं। यानी कि करेंसी यानी कि रुपी 69.58 अभी ये 9 पैसे की मजबूती के साथ चल रहा है। आज सुबह मजबूत खुला था, फिर कमज़ोर हुआ, फिर मजबूत हुआ। ये इसकी जो तासीर, अब जो फितरत बनी है, ये अच्छी दिख रही है। रही बात क्रूड की, ये $71 पे खड़ा रहे या तो कमज़ोर हो जाए, बस, इससे ना बढ़े नहीं फिलहाल। आज क्योंकि रुपया थोड़ा सा मजबूत है तो क्रूड की ज़्यादा चुभन गर्मी दिख नहीं रही है आपको। ये $71 के आसपास ही खड़ी हुई। इन दोनों चीज़ों को हमने पहले देख लिया। अब आगे बढ़ते हुए फटाफट से ये भी देख लेते हैं कि आज के कुछ अहम ट्रिगर कौन कौन से हैं, 5 बड़ी बातें कौन सी। पहले 5 बड़ी बातें। बिल्कुल, तो दिन भर दबाव में रहने के बाद आखिरी 1.5 घंटे में बाजार यहाँ पर रिकवरी के मूड में आता हुआ दिख रहा है। दिन भर दबाव में रहा, जी हाँ, 11,600 के नीचे भी काफ़ी वक्त बिताया। हालांकि कल के लोज जो 11,550 के थे वो नहीं तोड़े हमने, 11,570 से आज घूम गए, तो कल के लोज के ऊपर हैं, लेकिन कल के हाइज को अब तक पार नहीं किया, जो कि 11,710 का, वो तो बहुत ही दूर है। लेकिन हाँ, तो कल की रेंज से छोटी रेंज में बाजार आज ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी ये है इस वक्त 11,635, बैंक निफ्टी 30,000 के लेवल पर इस वक्त आता हुआ दिख रहा है। बेहद अहमियत वाला लेवल है बैंक निफ्टी का, 30,000 का, आंकड़ों के लिहाज से, जो हम थोड़ी देर में आपके सामने विश्लेषण करेंगे। लेकिन आज पेपर शेयरों में जमकर खरीदारी होती हुई दिख रही है। आज के 2000 में भी आपको जेके पेपर ही बताया गया था, लेकिन पेपर के साथ साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल, फाइनेंस, मेटल शेयर ये गिरे हैं, निचले स्तरों से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉलर के सामने रुपया काफ़ी वॉलेटाइल होकर बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेड दिखा रहा है। ₹69.55 पर इस वक्त कर रहा है कारोबार, यानी कि कमज़ोर खुलने के बाद बेहतरीन रिकवरी निचले स्तरों से आती हुई दिखी है, और अब भी मजबूती के साथ कारोबार। 8-9 पैसे की मजबूती इस वक्त आपको करेंसी मार्केट में दिखेगी। तो करेंसी मार्केट की मजबूती बाजार के बेहद काम आती हुई दिखे। कच्चा तेल और बाकी दुनिया भर के बाजारों पर एक बार डिप पे नजर डाल लें। बिल्कुल, उस पर हम सारे मार्केट्स को देख ही रहे हैं, लेकिन इस बीच हम आगे कैसे बढ़ेंगे इस कार्यक्रम में, जरा एक बार वो भी देख लीजिए। हम थोड़ी देर में आपके सामने आज के फाइनल ट्रेड के अंदर हम ये रखने वाले हैं कि कल के अहम ट्रिगर कौन से हैं, खबर वाले शेयर कौन से हैं, पेपर शेयरों में आखिरकार तेजी क्यों आई, आज एकाएक वापस से सारे पेपर शेयर क्यों आपको तेज दिख रहे हैं। इसके अलावा ठीक 2:30 बजे हम रणनीति पर भी बातचीत करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी की आज क्या करना चाहिए, जब बैंक निफ्टी स्पॉट में भी अच्छी खासी बढ़त दिखा रहा है और जो प्रीमियम वाला फर्क था वो गुम हो गया, वहां से अब 30,000 का लेवल पार हो गया है। ये इंटरेस्टिंग है। बैंक निफ्टी का आज काफ़ी बड़ा सपोर्ट बाजार को मिला, इस पर रणनीति जानेगा। साथ ही साथ नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे कि ये तीसरी खेप है वो हम आपके सामने रखने वाले हैं। आज हमने 12 बजे भी आपके सामने रखी, सुबह भी बात रखी, और अब 2:45 बजे भी उसके लिए तैयार हो जाएगा। बैन से बेनिफिट भी आपके सामने होगा। तो कल के इवेंट्स बताने के लिए मानसी हमारे साथ है। मानसी, बता दीजिए। जी बिल्कुल, लेकिन अनिल जी, हर कोई आपको विश कर रहा है, मैं भी ये मौका चुराना चाहूँगी। और 1 साल बीत गया और आपकी वर्क एनिवर्सरी है आज, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मानसी। आप जैसे हैं वैसे ही रहे, यू रॉक सर। अरे जैसे ही वैसे रहे मतलब क्या क्या इंप्रूव नहीं करना है, सुधरता नहीं है, अभी तो बहुत स्कोप है सुधरने का मेरा। बेस्ट अभी तो मेरा इस सुधरने का बहुत स्कोप है अभी तो। लेकिन सर, आपके साथ ही 1 साल ऐसे बीता जैसे सीखने का सिलसिला चलता ही रहा और हम बढ़ते ही चले गए। थैंक यू मानसी, और उम्मीद करते हैं कि अगला 1 साल और भी ज़्यादा एक्शन बना हो। एक्शन, जी बिल्कुल बिल्कुल। इवेंट्स पर नजर बना लेते हैं। बजाज कंज्यूमर के नतीजे, इन पर फोकस है। इसके अलावा पॉलीकैब के आईपीओ में पैसे लगाने का आखिरी दिन है आज, तो अगर पैसे लगाने का मन बनाकर रखा है तो फिर यहाँ पर आज आखिरी मौका है। साथ ही आम्रपाली के मुद्दे पर आज शाम तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की पूरी संभावना है। घर खरीदारों को ही नहीं, इस ग्रुप ने सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स को लेकर भी काफ़ी हद तक दिक्कतें की है, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स को भी दबा कर रखा है। तो इन तमाम मुद्दों के चलते सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है, जिस पर हमारी नजर होगी। साथ ही लोकसभा चुनाव के पहले चरण की शुरुआत होने जा रही है 11 अप्रैल को, उससे पहले ही आज प्रचार का आखिरी दिन है, तो ये भी एक अहम इवेंट है। लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं, एक बहुत बड़ा इवेंट जल्द ही सामने आने वाला है। इलेक्शन कमीशन के रेवेन्यू सेक्रेटरी और सीबीडीटी चेयरमैन के साथ आज शाम बैठक होने जा रही है। मनाया जा रहा है कि विपक्ष की शिकायत
शिकायतें हैं जिस पर चर्चा इस बैठक में हो सकती है। कल की बात करते हैं, एबी फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के नतीजे कल आने वाले हैं, तो इन नतीजों पर नंबर्स पर हमारा फोकस होगा और साथ ही जेट एयरवेज में हिस्सा बिक्री के लिए बोली लगाने का कल आखिरी दिन है, तो 10 अप्रैल इस दिन पर भी नजर रहनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ एक अहम ट्रिगर है। इस ट्रिगर में जेट एयरवेज से लेके मैक्रो माइक्रो सारे इवेंट्स आपके सामने मानसी ने समेट के रखे हैं जो कि बाजार पर अपनी छाप छोड़ेंगे। खैर 17 अंकों की बढ़त के साथ अभी ट्रेड कर रहा है। आज के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थोड़ी देर में आपको खबरें वाले शेयर्स भी पता लग जाएंगे। कुणाल जी और बंसल जी ये तो हमारे साथ दिल्ली से है, राजेश पलवे जी हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई स्टूडियो से, और साथ ही साथ थोड़ी देर में सिद्धार्थ सिडानी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे भी एक फंडामेंटल व्यू लेंगे। और आपको ध्यान है L&T, एशियन पेंट्स और कई ऐसी बेहतरीन कॉल्स उन्होंने दी हैं और उसके बेसिस पर आपको अच्छा मुनाफा भी हुआ होगा। तो निफ्टी आ गया ऊपर 17 अंकों की बढ़त के साथ। पहले तो राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज अनिल जी को 1 साल हुआ है और मेरे को लग रहा है कि आप जब मुंबई में स्टूडियो आया उसके बाद ही आप स्टूडियो में, इससे पहले तक हम आपसे मुंबई से दिल्ली से कनेक्ट होते, दूर से कनेक्शन बधाई अनिल जी आपको। थैंक यू राजेश। 1 ईयर कंप्लीट होने पे आज सुबह जब मैं चैनल देख रहा था और जैसे पता लगा तो घर में जब बात हुई तो वाइफ सीधे ही बोली मुझे कि 1 साल इतनी जल्दी बीत भी पता भी नहीं लगा। हमें भी ऐसे ही लग रहा है एक्चुअली कि मतलब इतना जल्दी फास्ट फॉरवर्ड साल और उस बीच में बहुत कुछ हो गया। हम मुंबई से दिल्ली से मुंबई आ गए और मुंबई से अप एंड रनिंग और एकदम अच्छे से काम कर रहे हैं। और वाकई में वो लग भी रहा है कि मुंबई में आने का हमारा डिसीजन एकदम सही था। और यहाँ से काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा देखिए, राजेश जी हमारे साथ स्टूडियो में शो कर रहे हैं हम साथ साथ तो और फाइनेंशियल कैपिटल में होने के मायने अलग ही होते हैं। ये अलग बात है कि दिल्ली की यादें मेरी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब दिल्ली में जो 7 महीने रहा ना, वो ज़िंदगी में भूलूंगा नहीं। और ये मेरा एकमात्र कार्यकाल ऐसा था वहाँ पूरे 25 साल के एक्सपीरियंस में। हाँ 25 साल हो गए, हाँ 25 हो गए एक्चुअली, हाँ तो इनफैक्ट 26वां साल चल रहा है 93 से। तो सिर्फ ये 7 महीने ऐसे थे जो मैं मुंबई के बाहर रहा। अच्छा। हाँ इनिशियली शुरू के 6-8 महीने छोड़ दें जब सीए करने के बाद, तो एक मतलब ढंग से जो मैंने करियर मुंबई के बाहर बिताया, ये 7 महीने दिल्ली में बिताया। और मतलब अब कभी भी मुझे मतलब ये कहें कि जो लोग कहते हैं कि मुंबई और दिल्ली की कश्मकश है, दिल्ली भी बहुत ही प्यारी सिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिल्ली का भी अपना मजा है। सर इसका मैं शुक्रिया अदा आपको कर देता हूँ। वैसे तो 2 दिल्ली के मेहमान हमारे साथ और भी हैं जो आपका शुक्रिया अदा भी करेंगे। और इन्होंने आपको ना केवल सदर बाजार की पुरानी गलियों से आपको खाना खिलाया, पराठे चांदनी चौक के पास, चांदनी चौक में आप गए, बल्कि आपको दिल्ली की एक और शान कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो में भी आपको एक बार कराया जब आप एयरपोर्ट पे गए, जब आपने तस्वीर भेजी थी। बिल्कुल। तो कुणाल जी, खाना खिलाने का श्रेय तो जाता है आपको और मेट्रो में घुमाने का श्रेय जाता है बंसल जी को। तो पहले जरा खाने पे चर्चा। देखिए मुझे ये समझ नहीं आया डीपी जी की, देखिए खाना खाया अनिल जी को मैंने खिलाया, लेकिन वजन मेरा बढ़ गया। देखिए मैंने अभी तस्वीर देखी 1 साल पहले की, जो 1 साल पहले अनिल जी का शो हुआ था आज ही के दिन, जो पहला शो उन्होंने किया था, उसमें मेरी और उनकी एक तस्वीर है जो मैंने अभी ट्विटर पे भी डाली है। इस तस्वीर में आप देखें तो मेरा वजन तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने ही पूरे साल खाना खाया है। और अनिल जी ज्यों के त्यों हैं। तो सबसे पहला सवाल अनिल जी से, कैसे कर लेते हैं अनिल जी, मतलब वजन कैसे नहीं बढ़ने दिया आपने? मतलब है ना, ये थोड़ा हॉट सीट का फर्क है बस है कुणाल जी, और कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ वजन तो दिल्ली में जाने के बाद मेरा भी बढ़ा है। दिल्ली के खाने में वो तो दम है, इसमें कोई डाउट। और थोड़ा वापस जो कंट्रोल में आया वो बॉम्बे आने के बाद आया है। हाँ दिल्ली में खाना मतलब लाजवाब है। मतलब अगर खाने का मुकाबला दोनों शहरों का हो ना, तो मुंबई कहीं आसपास भी नहीं है, कहीं आसपास नहीं। कहा जाता है कि दिल्ली में अगर आप सुबह पराठे नहीं खाए तो आपका दिन शुरू नहीं हुआ। हाँ दिल्ली के पराठों का तो खैर अलग ही है बात। बंसल जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? सुबह से आप आज जब आप बोलना चाहते रहे ना, तो आपको सुबह सुबह ब्रिटानिया वाली वो बात याद आ गई, तो आप वो बोल नहीं पाए जो आपके मन की बात थी आज सुबह। देखिए डिम्पी जी, जब मैं अनिल जी के साथ हम जुड़े 1 साल से जुड़े, तो 1 साल में देखिए काफ़ी बदलाव हुए हैं। देखिए प्रोफेशनली मैंने गेन करा, फाइनेंशियली अगर आप देखें तो मेरा बेस्टेस्ट एवर फाइनेंशियल ईयर बीता है। और मुझे लगता है कि आगे पता नहीं ऐसा इस चीज़ को मैच कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। इससे भी इम्पोर्टेंट डिम्पी जी अगर देखें तो पर्सनल फ्रंट पे काफ़ी कुछ सीखा। देखिए 1-2 बार अनिल जी से नाराज़गी भी हुई और लाइफ की नई चीज़ों को सीखा कि भैया गुस्सा करके कुछ होता नहीं है, प्यार मोहब्बत से सब कुछ होता है। तो इसका बेनिफिट डिम्पी जी पर्सनल फ्रंट पे भी मिला है, ऐसा नहीं है। तो मैंने तो पर्सनली, प्रोफेशनली और फाइनेंशियली मुझे तो गेन ही गेन हुआ है और नई चीज़ें सीखने को मिली हैं।
चलिए, तो पहला साल है, पहली शुरुआत है बंसल जी। बहुत उम्मीद करते हैं आगे साथ और लंबा चलेगा। और कुछ भी? हाँ, कुणाल जी कुछ कह रहे थे। अनिल जी, एक चीज राकेश जी भूल गए कहना, इन्होंने मुझे पहले बताया था कि भी देखिए, जो अनिल जी से सबसे बड़ी चीज इन्होंने सीखी है वो ये है कि जिस तरह से दिल से अनिल जी लोगों की प्रशंसा करते हैं, फिर चाहे वो अपने सहयोगी हो, सहकर्मी हो, हम एनालिस्ट हो, या कोई भी और हो जो अच्छा काम करता है, उसकी जो प्रशंसा करते हैं, उससे सबसे ज्यादा फायदा राकेश जी को हुआ है, क्योंकि राकेश जी ने ये काम अपने घर पे करना शुरू किया है। उससे जो उनके निजी जीवन में फर्क पड़ा है राकेश जी तो बयान नहीं कर रहे हैं मेरे ख्याल। नहीं, लेकिन उसका एक ही फॉर्मूला है जो मैं बता दूं कि जो मैं अपनाता हूं कि अगर तारीफ करनी है तो खुल के सबके सामने करनी चाहिए। और अगर किसी से कोई शिकवा शिकायत है, किसी को समझाना है, डांटना है, जो मैं करता भी हूं अपनी टीम मेंबर्स के साथ कि या किसी और के साथ भी, वो अकेले में करना चाहिए। उसका गवाह मैं हूँ। नहीं, डिम्पी जी मुझे बहुत मौके देते नहीं कि मैं उन्हें अकेले में बुला के कुछ कहूँ। लेकिन और यही वजह कि एक साल से हम लगातार दमदार शोज कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और नॉन स्टॉप। हाँ, तो और कई बार ऐसा होता था कि अब जब मैं यहाँ आया तो मैं तो अकेले हाथ हिलाते हुए आया था, बिल्कुल वन मैन आर्मी की तरह। लेकिन डिम्पी जी और पूरी टीम ने जो हमारा साथ दिया। और एक चीज़ यहाँ डिम्पी जी आपके लिए कहना चाहता हूँ मैं, प्लीज सर। और जो मैं अनिल सिंह यहाँ आने के पहले बना वो 13-14 साल में बना था। मुझे बनने में 13-14 साल लगे थे। एक ऑर्गेनाइजेशन बनने में, एक आदमी बनने में आपको वक्त लगता है। लेकिन हमारा बिजनेस ऐसा है, हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि लोग पहले दिन से रिजल्ट चाहते हैं, पहले दिन से शो वैसा चाहते हैं जो देखते आए हैं, जिसके वो आदी हैं, इसमें कई साल की मेहनत लगी। जिसमें कई साल की मेहनत लगी है। मतलब 14 सालों की मेहनत के सामने 14 हफ्तों का भी वक्त नहीं देना चाहते, 14 दिनों का भी नहीं देना चाहते। लेकिन मैं आपका और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे वो कमी महसूस नहीं होने दी। और जिस तरह से आप लोगों ने रेस्पॉन्ड किया और मेरे साथ मिलकर जो काम करना शुरू किया, तो अब मुझे लगता है कि अगर मुझे यहाँ 14 साल हो गए तो सोचिए क्या होगा कि जो 14 साल में लोग केमिस्ट्री देखते थे कि अगर मैं किसी के साथ शो कर रहा हूँ तो वो शो ऐसा होता है, वैसा होता है, और होता भी था, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन डिम्पी के साथ तो अभी तक 14 महीने भी नहीं हुए। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि डिम्पी के साथ आपका शो उतना दमदार नहीं होता। राइट सर, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए ये कॉम्प्लीमेंट आपके लिए ही है, सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। ये कॉम्प्लीमेंट आपके लिए कि आपके साथ शो करते करते मुझे अब किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया। ड्यूरिंग द ईयर बहुत सारे आपने नए नए इनोवेशन किए और बहुत सारे नए नए मित्री भी तो थीम्स आप पे भी हमारे आपने साथ मैत्री मतलब अलग अलग अंदाज में शो हुए वो तो। चलिए, ये तो चलता रहेगा। एक साल कंप्लीट हुआ है, पुरानी यादें। चलिए आगे बढ़ते हैं बाजार की तरफ। और हाँ, खबर वाले शेयर भी काफी सारे कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो एक और कॉलर भी हमारे साथ है, उनका नाम है ललित व्यास जी। वो भी हमारे साथ जुड़े, एक बार अपना वो सवाल पूछना चाहते हैं। ललित जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर, पूछिए। ललित जी आवाज आ रही है? सवाल पूछिए अपना। सर, सवाल तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कांग्रेचुलेट मिस्टर अनिल फॉर हिज कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर एट जी बिजनेस। धन्यवाद सर, ललित जी, शुक्रिया आपका। सर, आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग मी एज आई एम फॉलोइंग अ लॉट ऑन ट्विटर। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। सर, क्वेश्चन इज ओनली वन। अडानी एंटरप्राइजेस, हाँ, 200 शेयर एट 153 रुपीज। अच्छा, 200 शेयर आपने खरीदे 153 रुपए में। यस। अच्छा ललित जी, एक आप मेरे फैन हैं पक्का? क्या क्या सर? आप मेरे फैन हैं, ये पक्का है? पक्का सर। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आज बुरा मत मानिएगा। आप सवाल मुझसे वापस हिंदी में पूछिए, बड़ा मजा आएगा। देखिए फिर आपको लगेगा कि ललित जी के दिल से निकला हुआ सवाल अनिल जी के दिल तक पहुंचता है। आप ललित व्यास हैं और जाहिर सी बात है कि या तो राजस्थान के होंगे या नॉर्थ इंडिया के कहीं कहीं के होंगे, उत्तरी भारत से। राजस्थान। मेरा मौका चले तो मैं आपसे मारवाड़ी में बात कर डालूं। पूछ लीजिए ना कोई मारवाड़ी में, नेकी और पूछ। हाँ, तो भाई जी कहीं लियो था, बताओ जरा। सर, अडानी एंटरप्राइज के 200 शेयर है, हाँ। 153 रुपए। हाँ, तो अब ये लग रहा है ना मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल। तो ललित जी अपने जो है ना, ये अडानी एंटरप्राइजेस के डॉक्टर हैं कुणाल सरावगी जी, या अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर जहां कुणाल जी बोलते हैं उस तरफ चलता है। तो कुणाल जी 153 रुपए में ललित जी ने लिए हैं ये शेयर। मेरे हिसाब से तो इन्हें नुकसान बुक नहीं करना चाहिए, इनके प्राइसेस आ जाएंगी। स्टॉक आज भी जिस तरह से निचले स्तर से रिकवर होकर ऊपर आया है, कुछ अच्छा होने वाला है। बाकी आप बताइए इन्हें क्या करना चाहिए।
अनिल जी बिल्कुल बने रहना चाहिए, मैं सहमत हूं। देखिए अडानी एंटरप्राइजेस बहुत ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है, तो सबसे पहले जब ललित जी ने निवेश किया है तो इनको याद रखना चाहिए कि भाई इसमें थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस और थोड़ा सा बड़ा जिगर आपको चाहिए, थोड़ा वक्त भी इसको देना पड़ेगा। लेकिन जब ये चलने पर आएगा तो मुझे लगता है कि इसमें सारे लेवल्स आते हुए आपको दिखेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखें, 132-33 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखें, निवेशित रहें। मुझे लगता है कि 165-170 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। थोड़ा सा पॉलिटिकली सेंसिटिव शेयर है, तो जैसे ही देखिए चुनाव के परिणाम आने लगेंगे उस समय वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी और 165-170 मुझे लगता है लक्ष्य होगा। स्टॉप लॉस 133 रुपए पर। ललित जी आप कहीं वो फलोदी साइड के हैं क्या? क्या सर, मैं आबू रोड से माउंट आबू। आबू, हाँ, तो इसलिए वो कह रहे थोड़ा जिगर बड़ा रखें। कुणाल जी बोल रहे हैं। कुणाल जी चिंता मत करिए, वो आपके आसपास के, आप भी शार्दुलपुर के हैं शायद कुणाल जी, तो उधर राजस्थान वालों का जिगर विगर तो बहुत बड़ा है, चिंता मत करिए। ललित जी एकदम प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर टारगेट के साथ रहेंगे। तो ललित जी ये आपके लिए राय कुणाल जी की तरफ से, निश्चिंत रहिए सर। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं और इस बीच मेरे एक और सहयोगी जुड़ रहे हैं, आपको फटाफट से खबर वाले शेयर्स भी बताने वाले हैं। तो बताएं आप खबर वाले शेयर्स बता दीजिए। बिल्कुल, आज शुरुआत यहाँ पे एसबीआई से करते हैं। तो सूत्रों के मुताबिक जो खबर आई है कि क्यूआईपी के जरिए बैंक यहाँ पे 10,000 से लेके 15,000 करोड़ जुटा सकती है। वित्त वर्ष 20 के लिए यहाँ पे बैंक को ऑलरेडी बोर्ड से 20,000 करोड़ जुटाने की मंजूरी मिल चुकी है और जो इशू प्राइस यहाँ पे सामने आ रहा है वो 295 से लेके 305 के बीच में आता हुआ दिख सकता है। टेक महिंद्रा आज यहाँ पे भी काफ़ी तेज़ी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। इन्फोटेक और विटरन ये दो कंपनीज हैं जहाँ पे कंपनी 18% हिस्सेदारी दोनों कंपनीज में खरीदने के लिए यहाँ पे मंजूरी मिली है। दोनों कंपनियों के जो हिस्से हैं वो 13 करोड़ में कंपनी खरीदेगी। साथ ही फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन यहाँ पे जिस तरह से डिटेल्स आई है तो राकेश झुंझुनवाला ने अपनी जो हिस्सेदारी है यहाँ पे बढ़ाई है। सितंबर 2018 से लेके फरवरी 2019 तक में 2.89% से बढ़ाकर अपनी हिस्सेदारी 3.26% की है। इसी पर यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। अदानी एंटरप्राइज के लिए आज अच्छी खबर है। कार्माइकल कोल माइंस के लिए कंपनी को यहाँ पे ग्राउंड वाटर प्लान के लिए मंजूरी मिल चुकी है। ये एक और एनवायरमेंटल क्लियरेंस यहाँ पे अदानी एंटरप्राइज को मिली है, इसी को लेके तेज़ी दिख रही है। और साथ ही स्टरलाइट टेक यहाँ पे रेटिंग के मसले में इक्रा और क्रिसिल से कंपनी बातचीत नहीं करेगी, वैसा कंपनी ने यहाँ पे सफाई दी है। और साथ ही अब बड़े सौदों पर नज़र कर लेते हैं। सबसे पहले एसबीआई 15 लाख शेयर का यहाँ पे सौदा हुआ है, करीब 309 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। साथ ही पावर ग्रिड 14 लाख शेयर का यहाँ पे सौदा हुआ है 199 रुपीज़ प्रति शेयर पर। और लक्ष्मी विलास बैंक आज फिर से दूसरा दिन है जहाँ पे 10 लाख शेयर के यहाँ पे बड़े सौदे हुए 92 रुपीज़ 50 पैसे प्रति शेयर पर। ठीक है, ये कुछ एक अहम खबरें हैं जो कि दिवांशी आपको बता भी रही थी और इस खबर का इम्पैक्ट आप उसके प्राइजेस पर देख भी पा रहे हैं। जहाँ अच्छी खबर है वहाँ पे पॉजिटिव रिएक्शन इमूमन थोड़ा ज़्यादा आपको इस बार देखने को मिला। खैर, इस बीच मार्केट पे काफ़ी सारे शेयर हैं जिस पर चर्चा करनी बाकी है, लेकिन 50 अंकों की बढ़त हो चुकी है इस समय। निफ्टी पर 11,650 का आंकड़ा पार हुआ और 1.25 अंकों की मजबूती के साथ इस समय सेंसेक्स भी दिन के ऊपरी स्तरों पर है और निफ्टी बैंक के अंदर भी आज काफ़ी जोरदार मूव आया। और इस बीच में दो शेयर, पहले तो राजेश जी एक जरा आईसीआईसीआई बैंक को देखिए, आज सुबह से ही ना शेयर कुछ ना कुछ कह रहा था कि चलेगा, कुछ ना कुछ मजबूती आएगी, 0.2% ऊपर है। ये शेयरों ने बहुत लंबे समय के बाद कहना शुरू किया। डिम्पी जी जब मैं नया जब आया था 1 साल पहले, तब तो बहुत से शेयर कहते थे कि मैं चलने वाला हूँ, बीच में बंद क्यों हो गई? सर आप फिर से कहने लग गए। फिर से कहने लगे। चलिए, फिर से कहने लगे और जैसे डिम्पी जी को कहने लगे कि ये चलने वाले, तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल। जैसे शेयर बताएगा कि मैं चलने को तैयार हूँ, तो वैसे ही हम एक्सपर्ट से पूछ लेंगे कि हाँ ये कितना चलेगा और कैसे चलेगा। आईसीआईसीआई बैंक, मेरा टारगेट है कि 408 हो जाना चाहिए। ये सबका टारगेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, 404 तक तो मुझे भी लगता है कि आ जाएगा ये स्टॉक। और जिस तरीके से स्टॉक ने कंसोलिडेशन के बाद बेस बनाया 384 टारगेट बड़ा भी कर सकते हो। आशु मदान जी का आशीर्वाद है इस पे। वैसे थोड़ा सा कॉल कंसंट्रेशन है 400 के लेवल पे, वो एक बार मुझे लगता है 404 तक आता है तो वो शॉर्ट कवरिंग एक्शन जो बनेगी वो उसको फिर 410 तक लेके जाएगी। इवन 410 के ऊपर मुझे तो लगता है इसके जो टारगेट पेंडिंग है, जो अभी 420 440 के टारगेट है, वो अभी तक पेंडिंग ही है। जिस तरीके का फॉर्मेशन है, मुझे लगता है टारगेट तो बड़े हैं इसके पोजिशनल, बट थोड़ा सा स्टॉक में जिस तरीके का कॉल राइटर्स एक्टिव रहते हैं 400 के स्ट्राइक पे, लास्ट सीरीज में भी देखे तो वहीं से स्टॉक ने एक बार करेक्टिव एक्शन लिया था, तो इस बार भी अभी भी वहीं पे कॉल कॉन्सेंट्रेशन है। तो एक बार 400 के ऊपर जरूर स्टॉक अगर आ गया तो फिर मुझे शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट लगता है, फिर इसको 410 415 के टारगेट आ जाएंगे। अभी बिल्कुल मुझे लगता है यहाँ से इसमें मूव बना रहेगा, जिसकी भी पोजीशन है उसे होल्ड ही रखना चाहिए और 400 के टारगेट, 400 और 404 के टारगेट के लिए इसको होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, आज वैसे सरकारी बैंकों के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। एक बार आप कैनरा बैंक भी देखिए, ये ऊपर आया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, निजी बैंकों में अभी आईसीआईसीआई हम डिस्कस कर रहे थे, ये सारे के सारे बैंक ऑलमोस्ट डे हाई पे है। निफ्टी बैंक का चलना स्वाभाविक है, आपके सामने मूव आ रहा है। खैर, इस बीच एक ऑटो कंपनीज के अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिखा आज। अशोक लेलैंड का दिन आज बहुत अच्छा है,
3.5% ऊपर, 4% ऊपर है। कुणाल जी, एक बार जरा अशोक लेलैंड देखिए, 90 के लेवल को पार कर चुका है आज। इसको पार करने में इसको बड़ी मेहनत, बड़ी मुशक्कत करनी पड़ी, आखिरकार पार तो हो गया। सवाल अब ये है कि टिकेगा, चलेगा या फिर वापस आ जाएगा। देखिए, संभावना पूरी बन रही है कि डिम्पी इसमें तेजी बनेगी। एक कंसोलिडेशन यहाँ हो रहा है, आज एक अच्छा मूव है और मुझे लगता है कि एक बार के लिए 95 के लेवल्स ये दोबारा रिटेस्ट कर सकता है। 95 असली कसौटी है। अगर 95 को इसने पार किया, उसके ऊपर एक ब्रेकआउट आया, तो फिर आपको 105 तक का एक बड़ा पुल बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए, अगर दो पिटे हुए ऑटो काउंटर्स को देखें तो उसमें मुझे लगता है टाटा मोटर्स का स्ट्रक्चर ज्यादा क्लियर है और वहां पर बेट करना चाहिए। तो अगर अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स में आप चुनाव करने की सोच रहे हैं या एक ऑटो काउंटर खोज रहे हैं इस गिरावट में खरीदने के लिए, तो मुझे लगता है टाटा मोटर होना चाहिए। 200 के स्तर को बहुत क्लियरली पार कर चुका है और उसके ऊपर 2-3 दिन लगातार टिका हुआ है। बाजार में कमजोरी आई, बावजूद इसके 200 का लेवल नहीं टूटा, तो टाटा मोटर्स लेना चाहिए अशोक लेलैंड के बनिस्पत। ठीक है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोनों ही ट्रक बनाने वाली कंपनियां, दोनों कमर्शियल व्हीकल्स में भी हैं, तो एक बार टाटा मोटर्स को देख सकते हैं। ऑटो वाला को शेयर लेना चाहते हैं तो फिर टाटा मोटर्स पे आपको रुक जानी चाहिए सुई। आज 200 का लेवल पार करते उसने ज़बरदस्त मूव दिखाया और सारी शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पर, कुछ फ्रेश बाइंग के बेसिस पर आज ये ऊपर भी आया है। इस बीच कुछ एक और शेयर भी हैं जो मजबूती दिखा रहे हैं एकाएक। उसमें आज ऑयल मार्केटिंग की कंपनीज ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, रुपए का सहारा इनको अच्छा मिला। एक बार बीपीसीएल, एचपीसीएल पे कहीं रिवर्सल के साइन दिख रहे हैं। आज सुबह सुबह शर्मा जी हमारे साथ थे, वीके शर्मा जी एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के, वही कह रहे थे कि शायद अब क्रूड नहीं ज़रा बढ़ना चाहिए। उनका मानना है कि रुपये आप स्ट्रॉन्ग वापस से होगा। कहीं साइन है रिवर्सल के? देखिए डिम्पी जी, कल के सेशन में मैं अभिषेक जी के साथ शो कर रहा था, जब उन्होंने बीपीसीएल पे क्वेश्चन भी पूछा था, तो मैंने उस समय भी व्यू ये था तो कल 350 का होगा वो। 345 तक का व्यू था कि वहां तक करेक्ट हो सकता है और आज भी उसने वहीं से लो बना के वहां से स्टॉक ने बाउंस दिया। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से 370 375 तक की रेंज में वापस आएगा। बीपीसीएल 345 स्टॉप लॉस रहेगा इसकी लॉन्ग पोजीशन का। और मुझे आज के सेटअप के हिसाब से एचपीसीएल ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। मुझे लगता है एचपीसीएल में तो करंट लेवल से भी लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 264 266 के टारगेट देखने को मिलेंगे और करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस बन के आता है वो 253 का बनता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग, इस पे भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो भी तेज़ हुई हैं। काफ़ी दिनों के बाद बायोकॉन को हम आज देख पा रहे हैं, 10 साढ़े 10 रुपये की तेज़ी दिखा रहा है। एक बार बंसल जी जरा बायोकॉन के चार्ट भी देख लीजिए। काफ़ी दिनों के बाद इस तरह का मूव आया है। ऐसा नहीं कि शेयर चलता हिलता नहीं है, सब कुछ करता है, लेकिन इस तरह का पक्के वाला मूव, बाजार के उतार चढ़ाव से प्रूफ वाला मूव, वो आज पहली बार दिख रहा है कई दिनों बाद। देखिए, बिल्कुल डिम्पी आपने सही फरमाया है। प्रूफ वाला आप मूव कह रहे हैं, मैं प्रूफ वाला एक सपोर्ट कह रहा हूँ। 604 605 पर एक सपोर्ट निकल के सामने आया है और यहाँ पर देखें तो शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर एक ट्रिपल बॉटम है डिम्पी, किसी ने ले रखा है, तो 605 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए और नई खरीदारी के लिए डिम्पी थोड़ा सा रुकें, ऊपर का ब्रेकआउट हो तब बाय करना चाहिए। एल्स क्लियर होल्ड है। 605 एक बड़ा सपोर्ट है, उसके स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें और यहाँ पर 628 632 के लेवल मुमकिन लगते हैं। ओके, तो ये है राय आपके लिए बायोकॉन पर। फ्यूचर्स मजबूती के साथ ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक्शन भरपूर है खरीदारी का। राजेश जी तैयार हैं पहले बिगुल के साथ इस कार्यक्रम के। आ गया BTSTTT का बिगुल बजाया जाए। तो आइए BTS डबल टी, दोपहर में डबल टी और मॉर्निंग में एक टी, सिंगल टी। जनरली BTSTT मेरे ख्याल से लास्ट एक ईयर में ही आपने इनोवेट किया है। हाँ, नहीं BTST तो मार्केट में तो खैर काफी समय से था, BTSTT हमने उसकी परिभाषा बदल दी। बाय, वो पहले होता था बाय टुडे सेल टुमारो, हमने कर दिया बाय टुडे सेल टुडे। तो BTST सुबह 9:30 कर दिया और फिर लोगों को लगा कि भाई 9:30 BTST कर दिया तो अब दोपहर में क्या। तो हमने कहा भाई दोपहर में 2 बजे से शो शुरू होता है, आज का आज भी तो मौका मिल सकता है, आज ही मिल जाए तो कल का इंतजार क्यों। तो BTSTT बाय टुडे सेल टुडे और टुमारो, आज बच जाए तो कल, छोटे टारगेट के लिए आज, बड़े टारगेट के लिए कल। तो इसको कहते हैं BTS डबल टी। और वैसे भी सुबह एक चाय से काम चल जाता है, दोपहर में डबल टी चाहिए। लंच के बाद का सेशन, लंच के बाद का सेशन है। बताएं राजेश जी क्या खरीदेंगे? बाय करना है HDFC लिमिटेड। HDFC लिमिटेड में देखें तो जिस तरीके का बाइंग एक्शन देखने को मिला, स्टॉक ने पिछले 2-3 दिन का जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट दिया है। मुझे लगता है स्टॉक में यहाँ से 2085 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। सो करंट लेवल पे 2067 पे बाय करना है और स्टॉप लॉस है 2050 का। ठीक है,
तो इस शेयर पे तो जरूर ध्यान रखिए, HDFC लिमिटेड, ये ऑलमोस्ट दिन के ऊपर एक बार स्टॉप लॉस टारगेट जरा फिर से बता, ये और फ्यूचर्स के लेवल दे रहे हैं आप? कैश ये कैश के लेवल, कैश के, अच्छा कैश कितने में लेना है एक बार? कैश का 2067 और स्टॉप लॉस होगा 2050 और टारगेट होंगे 2085 के। 2085 एक ही है? मुझे तो लग रहा है 2100 तक का टारगेट है, बट कल तक में मुझे लगता है जा सकता है। और अगर किसी को चाहिए तो कॉल ऑप्शन भी बाय किया जा सकता है इसका 2100 का। ओके, वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके का एडिशन आज देखने को मिला, मुझे लगता है ये स्टॉक 2100 तक मूव करेगा। तो 26 रुपये में 2100 का कॉल ऑप्शन भी है, तो अगर किसी को चाहिए ऑप्शन के जरिए जाना है तो 26 रुपये में 2100 का कॉल ऑप्शन भी लॉन्ग किया जा सकता है। ठीक है, आज निफ्टी ने लगा दिया अर्धशतक और इस 50 अंकों की मजबूती का पीछे सबसे बड़ा जो दारोमदार है वो था रुपया। आज रुपए को लेकर सुबह सुबह जब शर्मा जी ने बात रखी वो ऐसी जोरदार थी कि अब 4-5 पैसे से नहीं बल्कि अब तो 23 पैसे की मजबूती आपको रुपए में दिख रही है। और उसकी वजह से निफ्टी, बैंक निफ्टी सब कुछ आज आपको तेज होता हुआ दिख रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का हक नहीं था आज बढ़ने का, लेकिन इस रुपए की मजबूती से आज उनको भी सहारा मिला और वो भी चली है। एक बार लगे हाथ इंटरनेशनल मार्केट पूरा ही देख लेते हैं, क्योंकि अब फिर निफ्टी की स्ट्रेटजी जानने का भी समय हो गया। हाँ, बाकी है वैसे नहीं, आज थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि बाजार कर तो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी कर सकते हैं। चलिए कर लीजिए, कर लेते हैं। तो फिर एक काम कीजिए, सबसे पहले आप ये दिखा दीजिए कि एशियन मार्केट्स, यूरोपियन बाजार और अमेरिका के फ्यूचर्स, काम तो 7:30 बजे शुरू होगा, तो फ्यूचर्स में कैसे कामकाज हो रहा है। एशिया, हांगकांग का बाजार 80 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, जापान का बाजार 40 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, चाइनीज मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ है। तो ये हमारे हक की बात है, पहली बात। अब आते हैं यूएस मार्केट्स के फ्यूचर्स में। सुबह सुबह थोड़ा कमज़ोर थे, खैर कमज़ोर तो अभी भी है, लेकिन 5, 7, 10 पॉइंट को ज़्यादा मायने नहीं रखते। आप इसको कमज़ोर से फ्लैट भी समझ सकते हैं। हो सकता है क्लोजिंग होते होते यहाँ पे भी सुधार आपको आ जाए। अब आते हैं यूरोपियन बाजार। आज करीब 0.25% से आधे % की कमज़ोरी के साथ खुले थे, अब इनमें रिवर्सल आया। जर्मनी का बाजार, फ्रांस का बाजार दोनों तेज हैं। फुटसी इस समय ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो ये तीनों चीज़ें। करेंसी आपने देख ही लिया, अभी 23 पैसे की मजबूती के साथ है। एक बार क्रूड भी वापस दिखा दीजिए, अभी 71 ही चल रहा है ना, उसमें कोई उथल पुथल तो नहीं हुई है ना। हाँ, 71 ही चल रहा है, इसमें कोई खास बड़ा मूव अभी तक नहीं आया है। हम आ गए सर थोड़ा पुल बैक के साथ ऊपर 50 अंक। अभी क्या किया जाए फिर? मुझे डाउ फ्यूचर्स वापस दिखाइए एक बार। डाउ फ्यूचर्स वापस से देख लेते हैं अभी इस समय की सिचुएशन क्या है। 16 अंकों की गिरावट है और 10 अंक ही नीचे है इस समय नेस्डैक के फ्यूचर्स। ऑलमोस्ट फ्लैट ही समझिए, कोई खास फर्क नहीं है। ठीक बात है। तो चलिए, अब बताने से पहले बिगुल है, बिगुल के बगैर तो होगा नहीं। बजाइए फिर बिगुल। बताइए सर। देखिए, पहले निफ्टी ओके। निफ्टी में 11,650 के आसपास टिकना ये अच्छा संकेत है, लेकिन जो डेटा बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि न इसको 11,600 के नीचे बंद होना है। और आपको याद है क्लोजिंग बेसिस पर हम लगातार स्टॉप लॉस 11,600 का दे रहे हैं कि जब तक 11,600 लेवल 10,600 था। 11,600 हाँ। तो 11,600 के नीचे जब तक बंद नहीं होता तब तक डरने घबराने की जरूरत पोजिशनल ट्रेडर्स को नहीं है। दिन के दौरान तो देखिए ऊपर नीचे हो ही सकता है, वो एक अलग चीज़ है। और ऐसा लग नहीं रहा है आज किसी भी हालत में कि आप 11,600 के नीचे बंद होंगे। करेक्ट। तो पहली चीज़ तो ये कि 11,600 के नीचे बंद नहीं होंगे, और उसकी वजह यह कि 18 लाख शेयर तो वीकली सीरीज में है जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और टोटल मिलाकर 36 लाख शेयर निफ्टी में खड़े हैं 11,600 पर। 11,700 के पार निकल कर बंद होंगे इसकी संभावना भी कम है, क्योंकि 43 लाख शेयर वहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट में है, जिसमें से 27 लाख शेयर तो वीकली वाले। तो ना आप 11,700 के पार निकलेंगे ना 11,600 के नीचे जाएंगे। आप बीचों बीच में हैं तो अब 25-30 पॉइंट के लिए निफ्टी पर ट्रेड बनता नहीं है। छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो निफ्टी पर छोड़ दीजिए। बड़ा मूव आने की संभावना बचे हुए 1 घंटे में कम है। तो फिर बैंक निफ्टी पे क्या किया जाए? वहाँ पे अच्छा मूव है, ये कैश में भी 30,000 के ऊपर आ गया है। बैंक निफ्टी 30,000 के ऊपर टिक तो रहा है, राइट। तो बैंक निफ्टी में एक काम हो सकता है, और वो ये हो सकता है कि आप ये मान के चल सकते हैं बैंक निफ्टी को खरीदना ज़्यादा सेफ है। उसकी रीज़न बताता हूँ। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से लोगों ने बैंक निफ्टी को राइट ऑफ कर दिया है, ये चलेगा नहीं। और बैंक निफ्टी की ये खासियत है, जब जब आप इसको राइट ऑफ करो वो कूद कर ऊपर आता है। दूसरी चीज़, एक आपने अभी थोड़ी देर पहले संकेत दिया जो मैंने पढ़ लिया, 3-4 प्राइवेट बैंक्स के नाम आपने बोले जो कि तेज होने को तैयार है। यस बैंक, ICICI, HDFC भी रजिस्ट्रेशन दिया। तो ये दोनों मिलकर आपको इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी तेजी दिखा सकता है। तेजी दिखाने का एक बहुत बड़ा कारण बताता हूँ डिम्पी। अगर 30,000 के ऊपर टिका रहा तो एक तेजी का बहुत बड़ा कारण बता। 30,000 के पुट कॉल्स में लगभग 10 लाख शेयर हैं। तो अगर आज आप 30,000 के ऊपर देते हैं तो ये कॉल राइटर्स जो हैं ये
बड़े भारी तनाव मुश्किल में में आएंगे, आएंगे। ठीक है, ये तनाव में आएंगे और ये जो शॉर्ट कवरिंग करेंगे ज़बरदस्त करेंगे। और इनका पुराना एक्सपीरियंस भी है मार खाने का। हाँ, मार खाने का, लेकिन मार खाने का एक्सपीरियंस कब सही होगा वो बताता हूँ, वो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। 30,100 के पार अगर बैंक निफ्टी निकल कर टिका ना, ये 30,250 और 30,325, 30,425 वहाँ तक जाएगा, नॉन स्टॉप जाएगा। क्योंकि अब बड़े दिनों बाद मुझे बैंक निफ्टी में डेटा दिख रहे हैं, तो अगर बैंक निफ्टी को रुकना है ना, तो रुकने की जगह खाली 30,050 से 30,100 ही है। ये रेंज पार कर ली ना, उसके बाद इतनी एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग होगी, कितनी होगी बता रहा हूँ। 30,000 पे 10 लाख शेयर कॉल्स में है, 30,100 पे 8 लाख शेयर, टोटल मिला के हो गए 18 लाख शेयर। 18 लाख शेयर पूरी पोजीशन को देखते हुए बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा है। तो 18 लाख शेयरों की शॉर्ट कवरिंग में से अगर आपको 5 लाख 7 लाख शेयरों की भी शॉर्ट कवरिंग आती है तो बैंक निफ्टी में आग लगा देगी। बस दिक्कत एक ही कि पिछले कुछ दिनों में बैंक निफ्टी में मूव छोटे हो गए, तो आपको हर एक लेवल पे थोड़ा थोड़ा रुकावट रुक रुक के चलेगा। वो एक अलग बात हो सकती है कि पहले 30,250, फिर 30,325, फिर 30,425, फिर 30,500, फिर 30,650, लेवल्स ढेर सारे हैं। हर 7500 पॉइंट में कुछ ना कुछ लेवल निकल के आ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। 2 कंडीशन, पहला 30,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए बचे हुए समय के लिए। 30,000 के नीचे नहीं जाएगा, ये एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा। 30,100 को पार करके टिक गया, जैसे कि अभी 30,000 को पार करके टिक रहा है, उसके बाद किसी को पूछेगा मत कि मैं शॉर्ट काटूं या ना काटूं, काट लीजिएगा बस। 30,100 के, और ये सारे लेवल में कैश के दे रहा हूँ, तो चाहे तो आप 30,000 के नज़दीक खरीदें, चाहे 30,100 के पार होने पर खरीदें, और चाहे आधा अभी खरीद लें, आधा रुक के खरीद लें, लेकिन बैंक निफ्टी खरीदने के सिग्नल आ रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। बैंक निफ्टी खरीदने के सिग्नल हैं। आज 30,000 किसी तरह से टिका जाए तो फिर काम बन जाएगा। फिर तो जिन्होंने राइट किया है उनको सोचना है उनको करना क्या है, और फिर उसके बाद आपको वापस तेज़ी भी दिख सकती है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर रणनीति आपके सामने थी। हालांकि जब मैं बैंक निफ्टी आप बात कर रहे थे, मैं उसमें देख भी रहा था उसके कंपोनेंट में कहाँ पे क्या दिक्कत है। सिर्फ और सिर्फ एक कोटक महिंद्रा बैंक ऐसा है जो आपको भी लाल निशान में दिखेगा, और कोई भी बैंक चाहे वो निजी है वो सरकारी है, अगर हिस्सा है बैंक निफ्टी का, वो आपको लाल निशान में नहीं दिखेगा। बस यही एक लौता ऐसा बैंक है। खैर, जब बैंक की बात चली तो एक बार येस बैंक पे भी कुणाल जी की राय ले लेते हैं। कुणाल जी, आज 3.5% ऊपर है, 9 रुपये की तेजी येस बैंक पे देखने को मिल रही है। अभी क्या करना है, एक बार प्रॉफिट बुक करें क्या? मुझे लगता है बने रहना चाहिए डिम्पी। देखिए, जो आज ब्रेकआउट यस बैंक पर आ रहा है, यस बैंक ने अभी अभी अपने प्रीवियस डे हाई यानी कि कल का जो हाईएस्ट पॉइंट था उसके ऊपर अब ये ट्रेड करने लगा है, और मुझे लगता है कि एक पैटर्न भी कैंडल स्टिक्स में बन रहा है, तो यस बैंक में और तेजी कायम रहेगी। इसमें कल का जो क्लोज है उसके आसपास एक स्टॉप लॉस रखा जाए। कल का क्लोज देखें तो 262 रुपए के आसपास है। पोजिशनल ट्रेड में दे रहा हूं, 262 का एक स्टॉप लॉस रखें, 280 का लक्ष्य होगा। तो मेरी राय में ये बहुत ही बेहतरीन ट्रेड है। बैंक निफ्टी में तेजी बन रही है और सारे निजी बैंक आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और अब सरकारी बैंक भी आउट परफॉर्म करने लगे हैं, तो मुझे लगता है तेजी कायम रहेगी। होल्ड करना चाहिए लॉन्ग्स को। ठीक है, डन, इंटरेस्टिंग। इस बीच आज सुबह सुबह जब स्पेशल अपीयरेंस में हमारे साथ विश्वेश चौहान की एक कॉल दिखी थी मैकडॉवल्स, तो आज सुबह सुबह उस पर बात भी हो रही थी कि आज चलेगा कि नहीं चलेगा। तो हमने कहा था कि 11 तारीख की आ रही है वोटिंग, आज है 9 तारीख, चलना तो ज़रूर चाहिए। कैश में चल रहा है 541, लेकिन इसमें थोड़ा प्रीमियम आ गया है। ये 4-5 रुपये के प्रीमियम के साथ इस समय चल रहा है 545। ये प्रीमियम आना शुभ संकेत है क्या राजेश जी? जी हाँ, बिल्कुल। जनरली वैसे तो अभी कुछ दिनों से इसमें प्रीमियम कम था, लेकिन पहले तो इसमें काफ़ी प्रीमियम रहता था, और जिस तरीके से प्रीमियम देखने को मिला आज के सेशन में, प्रीमियम इंक्रीज़ हुए, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बाइंग इंटरेस्ट बना है। और स्टॉक ने अगर देखें तो पिछले 5-6 दिन से एक लोअर साइड पे 535 के आसपास बेस बनाया है, और आज इसमें जो बाइंग एक्शन देखने को मिली, अगर ये स्टॉक यहाँ से 550 का लेवल क्रॉस करता है F&O में, तो मुझे लगता है कि एक इसमें अच्छा अप मूव देखने को मिलेगा, जो कि इसको 565 से लेके 570 तक के जोन में लेके जाएगा। सो अभी मुझे लगता है ये मोमेंटम जो बना है ये कंटिन्यू रहेगा, और 550 तक तो मुझे लगता है कि आज के सेशन में भी देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर 15 से 20 रुपए का और अप मूव इसमें एक्सटेंड होना चाहिए। बिल्कुल, तो 540 पर एंट्री करने के लिए कहा था विश्वेश जी ने, और कहा 534 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और वो लेवल टूटा नहीं। 549 पहला टारगेट था और 555 दूसरा टारगेट था। 549 के पहले टारगेट की तरफ विश्वेश जी तेजी से बढ़ रहे हैं, और इस कॉल में साफ तौर पर हार्दिक शुभकामनाएं डिम्पी जी ने भी दी थी। हमने सर सुबह कहते कि ये चल जाएगा, आज गिरेगा नहीं शेयर। तो आप इसी स्टॉक पे हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं या दूसरे पे भी देते हैं? नहीं सर, दूसरे पे भी देते हैं। देते हैं, तो चलिए बिल्कुल बजाइए फिर। BTST का? हाँ, BTST का, BTS डबल टी का। अच्छा ठीक, हाँ, ये आज डबल टी लगेगा, डबल टी क्लोजिंग चल रहा है ना। BTS डबल टी। जाना किनके पास होगा? बिल्कुल तो बच गया है।
कहीं नहीं, जिसके पास आप सुबह गए थे मैकडॉवेल के लिए। तो विश्वेश जी के पास चल रहे हैं। हाँ, विश्वेश जी ने कहा है कि मैकडॉवेल की अपार सफलता के बाद आपको एक और उन्होंने स्टॉक दिया है खरीदने के लिए, और वो है पेज इंडस्ट्रीज। हाँ, उनका ये उनका फेवरेट है, और पेज इंडस्ट्रीज उनके इशारों पे चलने वाला शेयर है। पेज इंडस्ट्रीज ये है वो स्टॉक जहां पर आपको करनी है तेजी। 24,645 के आसपास चल रहा है। जी हाँ, ये चल रहा है इस वक्त। तो पेज इंडस्ट्री में आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है। उनका ये कहना है कि आप यहाँ पर 25,500 और 26,000 का टारगेट रखिए। माय गॉड, 25,500 से एक तो इसमें हजार ऐसे बदलते हैं ना, वो सब ध्यान रखना है। 25,500 टारगेट नोट कर लीजिए, और 26,000 मैं भी कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस क्या दिया है? 23,900 का। ये 23,900 स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और यहाँ पर कर लीजिए आप खरीदारी। तो पेज इंडस्ट्री वो स्टॉक है जहाँ पर बुलिश है, और विश्वेश जी, और पेज इंडस्ट्री पर आपके लिए खरीदारी की राय है। ये है इस वक्त, ठीक है। तो एक और स्टॉक है जहाँ पर वो बुलिश है। परफेक्ट, ठीक है। तो एक बार लेवल सर आपने नोट कर लीजिए कि 25,500 और 26,000 के दो टारगेट हैं, 23,900 का एक स्टॉप लॉस है, और अभी चल रहा है 24,820। हज़ारों वाला शेयर है, इसलिए लेवल को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो सबसे आसान तरीका, फोटो खींच लीजिए, और उसके बाद फिर देखते रहिए, समझते रहिए कि कैसे अपने को सौदा बना ले रहा है। खैर, थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच कुणाल जी, एक शेयर 2-3 दिन पहले मैं आपसे चर्चा कर रहा था, वो था फेडरल बैंक। ये 100 की तरफ पार होने को होता है, फिर फिसल जाता है। अब की बार पार होके ये और तेज हो जाएगा, या फिर अभी थोड़ा इसको और समय चाहिए पकने के लिए? देखिए, एक ब्रेकआउट आया था इसमें डिम्पी पिछले सप्ताह, जब इस काउंटर ने 97 के लेवल को पार किया था, और उसके बाद आप देखिए, हालांकि ये बहुत वॉलेटाइल रहा है, लेकिन 97 के लेवल को मोटा मोटी इसने होल्ड कर पाने में सफलता प्राप्त की है। तो मुझे लगता है ये इंकरेजिंग साइन है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है, और मुझे लगता है फेडरल बैंक 100 को पार करेगा। 100 को पार करेगा तो फिर इसमें और बड़ी तेजी बनेगी, और फिर मुझे लगता है 107-108 के लेवल्स पे आते हुए दिख सकते हैं। तो फेडरल बैंक में जिनकी लॉन्ग पोजीशन है, बने रहे। इसकी वॉलेटिलिटी के मद्देनजर स्टॉप लॉस में थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, 95.50 पर स्टॉप लॉस रखें। ऊपर की ओर मुझे लगता है 103 और 107 के टारगेट्स होंगे होल्ड करने के राय। ठीक है, हमने कंजम्पशन शेयर की बात की, फेडरल बैंक, बैंकिंग स्टॉक्स की बात हुई, और आज का इस सेक्टर कह सकते हैं, और ये पूरे साल का सेक्टर रहा, अगर आप फाइनेंशियल ईयर देख रहे हैं तो वो था पेपर स्टॉक्स। पेपर स्टॉक्स में आज वापस से तेजी देखने को मिली। सुबह सुबह जेके पेपर के बारे में आपको एक ट्रेड भी मिला आज का 2000 का। तो एक बार जरा पेपर स्टॉक्स में तेजी क्यों आ रही है बताने के लिए कुशल हमारे साथ जुड़े हैं। कुशल, बताएं कुशलता पूर्वक क्यों पेपर के अंदर तेजी आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। तो पेपर स्टॉक्स बढ़ने के दो बड़े कारण हैं आज। पहला तो ये है कि जो पल्प की प्राइसेस है, जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है पेपर बनाने में, वो 3 महीने के निचले स्तरों पर है। 1 महीने में 12% की गिरावट देखी गई है। और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रॉ मटेरियल है, ये कुल लागत का पेपर इंडस्ट्री में 50% हिस्सा औसत रहता है। अगर आप जेके पेपर को देखें तो 55% हिस्सा इसकी लागत का रॉ मटेरियल जो है वो पल्प का होता है। वहीं वेस्ट कोस्ट पेपर का 65% जो है उनकी लागत का हिस्सा पल्प होता है। दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये है कि जो नतीजे आने वाले हैं चौथी तिमाही के पेपर्स के, उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई है कि उसके मुनाफे और मार्जिन जो है वो काफ़ी अच्छे आने के अनुमान है। क्योंकि पहला तो जो उनकी चौथी तिमाही है उसमें जो इम्पोर्ट्स है वो 25% से ज़्यादा रिड्यूस हुए हुए हैं। और दूसरा जो जनवरी में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन जो लगाया था 129 एयरपोर्ट्स में, उससे भी इन लोग की डिमांड जो है वो काफ़ी बढ़ी थी। अगर आप प्रॉफिट्स को देखें इन लोग की, तो जेके पेपर्स, वेस्ट कोस्ट पेपर, जितनी भी कंपनियां हैं उनकी FY18 की प्रॉफिट्स को अगर आप ये FY19 के 9 महीने के प्रॉफिट से कंपेयर करें तो ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर 19 में 9 महीनों में फर्स्ट उन्होंने प्रॉफिट्स कमा लिए हैं। अब आगे जो प्रॉफिट्स आएगा वो आई थिंक बोनस प्रॉफिट्स आप समझ सकते हैं इसको। और अगर आप ऑल टाइम हाई से प्राइसेस को देखें तो उसमें भी काफ़ी अच्छा हो सकता है रुझान देखने को मिले। जैसे जेके पेपर्स करीब 21% नीचे हैं, वहीं वेस्ट कोस्ट पेपर 33% नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से। ठीक है, ये कुछ एक अलग वजह है जिसमें कि पेपर के दाम का बेनिफिट, पल्प की घटती हुई कॉस्ट का बेनिफिट, और आगे चल के एक्सपेंशन का बेनिफिट, इस सारे की सारी वजह है, मल्टीपल ट्रिगर्स हैं जो पेपर शेयर्स को आज मजबूत करती हुई दिख रही हैं। और ज़्यादातर पेपर कंपनीज आज अपनी बढ़त को संभाले हुए हैं, इनमें किसी तरह की कोई खास बड़ी दिक्कत हमको आती हुई यहाँ पे नहीं दिख रही है। ठीक है, कुछ एक और शेयर्स पे थोड़ा और चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं उस पर आज बजाज ऑटो पे भी आज नज़र है 2900। जब सेल्स के नंबर आए थे आपको ध्यान होगा, उस दिन सेल्स के नंबर आते ही शेयर फिसल गया था, डे लो पे वापस आ गया था। तो बजाज ऑटो पे एक बार राजेश जी आपकी रिकमेंडेशन है, इसमें क्या करें? अभी 2900 के वापस ऊपर है।
जिस तरीके का आज का मूव देखने को मिला है, मुझे लगता है स्टॉक में और यहाँ से तेज़ी एक्सटेंड होना चाहिए और 2950 से 2970 तक के मुझे लगता है कि टारगेट देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्टॉक में देखें जो करेक्शन था उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया, 2850 के आसपास एक अच्छा 5-6 दिन का कंसोलिडेशन रहा और आज उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। सो मुझे लगता है कि इसमें जिस तरीके का डेटा बन के आ रहा है और जिस तरीके से शॉर्ट्स अनवाइंड होते हुए दिख रहे हैं तो डेरिवेटिव साइड में, तो मुझे लगता है स्टॉक में और एक्सटेंड होना चाहिए तेज़ी और 40 से 50 रुपए का अप मूव यहाँ से और देखने को मिलेगा। तो अगर किसी को स्टॉप लॉस रखना है यहाँ से तो उसे स्टॉप लॉस अडॉप्ट करना चाहिए 2885 का, और ऊपर में मुझे लगता है 2950 से 2970 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, कुणाल जी आप मेरे को ध्यान है कल जब आप थे दिल्ली में, मैं भी आपके साथ था, तो आप PFC के बारे में बता रहे थे, शायद आपकी कल की पिक ऑफ द डे भी थी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अभी ये दिन के ऊपरी स्तरों पर 120 का लेवल भी पार हुआ है। कल वाला सौदा आज भी अगर कैरी हुआ है तो उसमें बने रहें क्या? बिल्कुल बने रहना चाहिए डिम्पी। देखिए PFC की बात हम केवल कल ही नहीं कर रहे थे, पहले भी हम कई बार PFC की बात कर चुके हैं। इनफैक्ट जब इस काउंटर ने 110 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट दिया था तभी भी हमने इसकी बात की थी और आप देखिए वहां से लगभग 125 रुपए के लेवल दिखा चुका है। कुछ कंसोलिडेशन हाल में चल रहा है और एक पैटर्न बना था हाल में जिसकी चर्चा मैंने कल की थी। पैटर्न का नाम है बुलिश पेनेंट पैटर्न, जिसका ब्रेकआउट कल आते हुए दिखा था। तो मुझे लगता है कि जो स्ट्रक्चर है बहुत स्ट्रांग है, लगातार ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है और एक बड़ा सपोर्ट इसने 119 के रीजन में अपने लिए तैयार कर लिया है। तो अब इसमें जब तेजी बनेगी तो एक काउंटर आपको फिर से नए हाइस बनाता हुआ दिखेगा। जिनके पास है बने रहें, 118.50 का स्टॉप लॉस रखें और ऊपर की ओर 125 पहला हर्डल है तो वो लक्ष्य होगा। इंटरेस्टिंग। आज कुछ ऐसे शेयर्स भी मिल रहे हैं जिनमें कई दिनों के बाद धीरे धीरे आपको रिवर्सल के साइन दिख रहे हैं। उसमें अपोलो हॉस्पिटल जैसे शेयर रुक्स आ गया था एक रेंज में, आज वापस थोड़ा एक्टिव हुआ है। अब आप देखेंगे ऑलमोस्ट डे हाई पे भी आ चुका है, करीब 1.5% की मजबूती के साथ। ऑल मार्केटिंग कंपनी से मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। RBL बैंक रुक्स आ गया था, आज वापस से तेज़ हुआ है। एक बार राजेश जी जरा अपोलो हॉस्पिटल देखिए, ये इसमें मेरे को ताज़ा खरीदारी नहीं करनी, जिनके पास है उनको क्या करना है। और आप मान के चलिए कि 1150-1200 की रेंज में खरीदा हुआ है, उनको क्या करना है। ठीक है, अभी जिनका खरीदा हुआ उन्हें स्टॉप लॉस यहाँ से ट्रेल कर लेना चाहिए और 1220 रुपए का स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए। अगर ये स्टॉक अब 1220 के ऊपर बना रहा तो यहाँ से और मुझे लगता है कि अपसाइड का मोमेंटम बनेगा जो कि इसको 1300 की रेंज में लेके जाएगा। तो अभी जिसके पास भी लोअर साइड की पोजीशन है उसे बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो 1220 का रहेगा। ठीक है, और जिनको अभी खरीदना हो उनको क्या करना है? उनके लिए भी स्टॉप लॉस वही रहेगा मुझे लगता है। यस 1220 का स्टॉप लॉस और 1300 तक के टारगेट मुझे लगता है इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग। 1220 दोनों के लिए है, जिनके पास पुरानी पोजीशन है उनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा और जिनको अभी खरीदना है 1220 उनके लिए स्टॉप लॉस होगा। तो दोनों को 1220 के ही स्टॉप लॉस पे ध्यान रख के, और वैसे भी कई बार तो टारगेट अपने कंफर्ट का भी हो जाता है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरा कंफर्ट का लेवल बहुत ज़्यादा आ गया, 2-4 पे छोड़े जा सकते, छोड़ दीजिएगा, तब आगे बढ़ जाइएगा। उसके साथ ही एक और शेयर है MGL। हालांकि IGL को लेके कुणाल जी एक दो बार पहले भी बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा फोकस बार बार MGL पे इसलिए जाता है क्योंकि जब तक ये 1000 के ऊपर रुकता है ये कभी भी एक बड़े मूव के लिए तैयार हो सकता है। ये सुगबुगाहट इसमें हमेशा रहती है। बंसल जी जरा आपकी रिकमेंडेशन MGL पे, महानगर गैस पे 1000 के ऊपर से टिकना ही इसका साइन है कि कभी कुछ बड़ा मूव आ सकता है। इसमें क्या किया जाए सर? देखिए बिल्कुल डिम्पी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। कुणाल जी IGL की बात करते हैं, जैसे आपको MGL भाता है, मुझे भी MGL काफ़ी अच्छा लग रहा है। 985 पे एक अच्छा बेस बना है। टेक्निकली डिम्पी एक अच्छा बाइंग कैंडिडेट है। बेहतर हो अगर डिलीवरी में बाय करें 985 के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पर डिम्पी मुझे लगता है 100 रुपीज़ का अप मूव 1115 से लेकर 1116 के भाव महानगर गैस में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इस बीच और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हैं, उनका नाम है सिद्धार्थ सिदानी। सिद्धार्थ जी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि L&T, ITC, इसके अलावा टाटा स्टील और इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनीज जो कि पक्के तौर पर आप उसको रखना चाहेंगे, अगर आपने रखी हैं तो उसमें अच्छा बेनिफिट भी आपको मिला होगा। नीलकमल प्लास्टिक भी किसी ज़माने में सिद्धार्थ सिदानी बहुत अच्छी तरह से बताते थे, मेरे को एक एक शब्द उनका अभी तक याद है उस पर। सिद्धार्थ जी आपका बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए वापस से। आज मैं आपसे क्या पूछूं कि कौन सा शेयर कैसा चल रहा है, इस पर क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप ही अपनी कन्विक्शन से बताइए कि आपको इस समय सबसे बेहतरीन शेयर कौन सा लग रहा है। अगर आज आपको बोल दिया जाए कि 5 मिनट में सिद्धार्थ सिदानी आपको सौदा बनाना है, लेना है, तो आप टर्मिनल पे कौन सा सौदा पंच करेंगे? नमस्कार डिम्पी। नमस्कार। धन्यवाद आपके शो में आके
ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं ये बोल सकता हूं कि आज के तारीख में अगर अभी 5 मिनटों में अगर आपको कोई शेयर लेना हो तो वो होगा HDFC लिमिटेड, सबसे बड़ा दिग्गज हाउसिंग फाइनेंस स्पेस का। हम जानते हैं कि HDFC ट्विंस लिमिटेड और बैंक दोनों ही बेहतरीन कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। अब हमें लगता है कि HDFC लिमिटेड में मौका बना है यहां से तेजी करने का। HDFC लिमिटेड नंबर्स वाइज हम जानते हैं कि कंपाउंडर ग्रोथ है, 18 से 20% का ग्रोथ देते आती है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये तिमाही नतीजे भी अच्छे आएंगे। HDFC लिमिटेड हमें लगता है कि 2330 के लक्ष्य से अगर अभी 5 मिनट में लेना हो तो ले सकते हैं, पर लक्ष्य ये जो है 2330 ये 3 से 6 महीने के पर्सपेक्टिव से है। ठीक है, वैसे आपका जो कन्विक्शन है ना, थोड़ी देर पहले ही हमारे साथ राजेश पलवे भी हैं एक्सिस सिक्योरिटी से, वो भी ये बात कह रहे थे कि HDFC लिमिटेड के अंदर बिल्कुल अच्छी खरीदारी हो रही है और आप यहाँ पे ध्यान रखें। सिद्धार्थ कह रहे हैं कि 2300 तक जाएगा। राजेश जी, आपका टारगेट क्या था? BTSTT के लिए 2085 और 2100 तक का आपका भी टारगेट है, यानी कि कन्विक्शन चाहे फंडामेंटल की हो चाहे टेक्निकल एनालिस्ट की हो, अगर एक ही जगह आके रुक जाए ना तो समझ लीजिए शेयर के अंदर काफ़ी दम है। दोनों अलग अलग नज़र से देख रहे हैं लेकिन फिर भी एक ही चीज़ दिख रही है दोनों को, वह है तेज़ी और तेज़ी। और हमने बहुत स्पेसिफिक आपके लिए पूछा कि सिद्धार्थ जी अगर कोई सौदा डालना हो तो अभी आप कौन सा सौदा डालेंगे? उन्होंने कहा HDFC। रहिएगा इस पर ध्यान रखिएगा। 2330 है और राजेश जी के भी एक बार वो अपडेट दिखा सकते हैं जिसमें टारगेट है, वो सब कुछ आपके सामने आएगा। एक बीटी स्टिक बिगुल के साथ सीधा चलते हैं दिल्ली। बताइए कुणाल जी, आपका है ट्रेड? बिल्कुल डिम्पी, देखिए खरीदना पहले है और ये खरीदना है DHFL, जिसमें तुरंत एक ब्रेकआउट आते हुए चार्ट पर नजर आया। अभी अभी मेरा ही नजर इस काउंटर पे गई और DHFL आमतौर पर हम रेकमेंड नहीं करते, लेकिन जिस तरह का इंट्राडे ब्रेकआउट है, बड़े वॉल्यूम के साथ हो रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी तरह की खबर आने की संभावना दिखती है। तो DHFL में बड़ा ब्रेकआउट है चार्ट पर और मौजूदा स्तरों पर बाय करें। अब देखिए DHFL बाय कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना होगा और लक्ष्य भी बड़े होंगे, और अगर आप इसका रिस्क बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मत खरीदिए। DHFL खरीद रहे हैं तो 162 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें। 175 रुपए का पहला और 180 रुपए का दूसरा लक्ष्य होगा। जिस तरह का ब्रेकआउट है मुझे लगता है कि इसमें बड़ी तेजी बन सकती है। बाय करें DHFL, स्टॉप लॉस रखें 162 रुपए का। ठीक है, 162 का है, बट टारगेट मेरे को और बता दीजिए कुणाल जी। डिम्पी जी, 175 रुपए का पहला और 180 रुपए का दूसरा टारगेट है। मौजूदा स्तरों पर 169 रुपए पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। बहुत बढ़िया। खैर इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, इसमें खबरें तो काफ़ी हद तक चल ही रही हैं दीवान हाउसिंग पे, लेकिन जिस तरह का वॉल्यूम पैटर्न आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस शेयर के साथ एक अच्छी चीज़ है कि बुरी खबरों पर पॉजिटिव रिएक्शन देने वाला शेयर बन गया है। तो ये पहली फितरत होती है किसी भी शेयर को समझने के लिए, बात करने के लिए। अगर वॉल्यूम के साथ अगर अच्छा मूव आ रहा है तो इंटरेस्टिंग है शेयर, ध्यान रखें। इसमें 162 का एक स्टॉप लॉस है, 175 और 180 दो बड़े टारगेट है। आगे बढ़ रहे हैं, एक और चीज़ हमारे लिए हम आपके लिए तैयार करके लाए हैं। असल में अमूमन क्या होता है, जब भी नंबर्स आते हैं तो फ्यूचर्स के शेयर्स को लेकर बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं, हो सकता है इसमें आप भी स्टडी करते हो, लेकिन उसमें कैश के शेयर छूट जाते हैं। वैसे ऐसे बारीक बारीक हीरे होते हैं जिसको हम अमूमन या तो ध्यान नहीं देते या ध्यान देते हैं तो फिर हम उसको ज़रा ध्यान से समझ नहीं पाते। इस चीज़ को हमने आपके लिए थोड़ा और आसान कर दिया। आज सुबह से ही संदीप ग्रोवर ने सारी की सारी रिपोर्ट्स खंगाली। पहले तो उन्हें बहुत सारे शेयर्स निकाले जो आपके सामने रखेंगे, वो एक एक करके वो उसमें कम से कम 10 शेयर ऐसे देखते हैं, फिर छांट के एक ऐसा शेयर लेके आते हैं जिसके नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो संदीप इतनी कड़ी मेहनत करके आए हैं, देखते हैं अब 2:45 बजे का शेयर कौन सा है। तो आज सुबह आपका एजिस लॉजिस्टिक था, वो मेरे को अच्छी तरह से याद है, और मेरे को ऐसा लगता है संदीप कम से कम 4-5 शेयरों के बाद आप एक शेयर छांटते हैं या फिर इससे भी ज़्यादा संख्या होती है? देखिए, पूरी रिपोर्ट जो एक ब्रोकिंग हाउस की आती हैं, उसमें से 4-5 तो बड़ी रिपोर्ट्स हैं जो बड़े ब्रोकिंग हाउस हैं, उनकी रिपोर्ट्स हमने छाटी, और उसमें से भी कुछ ऐसे चुनिंदा नाम मिड कैप के जो कि जाने माने हैं, ट्रेडर्स के फेवरेट हैं, लेकिन नंबर्स में बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। सुबह तो हमारे पास एक क्राइटेरिया था कि हमें ए से शेयर चुनना था क्योंकि आज अनिल जी का दिन है, लेकिन अब हम शेयर चुन के लाए हैं मैक्स का, जिसमें मैक्स मुनाफा हो सकता है, और वो शेयर है मैक्स इंडिया का। देखिए, इसमें जो मुनाफा आने की संभावना है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चाहे आप इसे ईयर ऑन ईयर देखिए, चाहे इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए, दोनों में टर्न अराउंड, यानी कि घाटे से कंपनी मुनाफे में आ सकती है। आप देखिए, पिछले साल का अगर आप यही क्वार्टर देखें तो 34 करोड़ रुपए का घाटा था। ये जो लाल साइन है ना आपके सामने,
ये घाटे का है और इस बार अनुमान है कि 4.5 करोड़ रुपए का मुनाफा आ जाएगा। ना केवल ईयर ऑन ईयर, जैसे मैंने कहा तिमाही दर तिमाही, अगर आप सिक्वेंशियल बेसिस पे भी देखें तो ये कंपनी में टर्न अराउंड इस बार आता हुआ दिखेगा। करीब 7 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा था, वो 4.5 करोड़ रुपए के मुनाफे में आ जाएगा और आप इसकी आय भी देखिए करीब 13% के आसपास बढ़ती हुई दिखेगी। इस कंपनी की जहां तक बात है तो यहाँ पे आय ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसका जो कामकाजी जो नतीजे आएंगे वो कैसे देखने को मिलेंगे। देखिए इन्होंने अपने जो खर्चे हैं, कुछ रेगुलेटरी दिक्कतें थी जिस वजह से पिछले साल का ये जो क्वार्टर था वो बहुत चुनौतीपूर्ण था, जिस वजह से इतना बड़ा घाटा इनको हुआ था। और इस बार माना जा रहा है कि इन्होंने जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करी है और उसके साथ साथ कॉस्ट सेविंग यानी कि जो खर्चों में कमी है उसको बाखूबी ये कंपनी इंप्लीमेंट कर रही है, जिसका इंपैक्ट आप देखिए पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखने को मिल भी रहा है। 34 करोड़ रुपए का घाटा मैंने कहा पिछले साल की इस तिमाही में था, लेकिन अगर आप पिछला क्वार्टर देखें Q3 का तो महज घाटा जो है घटकर 7 करोड़ रुपए के आसपास का रहेगा। तो और इस बार पूरी उम्मीद बनती हुई चल रही है कि ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखेगी, रेगुलेटरी दिक्कतें वो खत्म होती हुई दिखेंगी और कॉस्ट सेविंग। मैं इनकी एक प्रेजेंटेशन पढ़ रहा था डिम्पी, जिसमें इन्होंने लिखा है कि इस साल अब तक ये करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास की जो कॉस्ट सेविंग्स हैं ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं। तो उसका इंपैक्ट आप देखिए नंबर्स पे आता हुआ दिख रहा है और इस बार पूरी उम्मीद है कि ये जो क्वार्टर आएगा, 2 क्वार्टर में घाटे जो कम हो रहे हैं उसके बाद अब ये कंपनी मुनाफे में आती हुई दिखेगी। 4.5 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा आएगा, ऐसा ये एडलवाइस की रिपोर्ट बता रही है। तो मैक्स इंडिया नंबर्स आने से पहले आप खरीदारी करिए, वैसे भी स्टॉक बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है और दोनों बेसिस पे चाहे आप ईयर ऑन ईयर देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर घाटे से मुनाफे में आने की उम्मीद है। ठीक है, घाटे से मुनाफे वाली कंपनी तो ऐसे टर्न अराउंड है, एडलवाइस की रिपोर्ट है इस पे, तो इसलिए कहाँ पे आप 50-60 पेजों की रिपोर्ट पढ़ेंगे। वो सारी की सारी रिपोर्ट पढ़ के संदीप आपके लिए और आसान कर रहे हैं कि मैक्स इंडिया के शेयर को जरूर देखिएगा। एक बार संदीप को पूछ तो लो, पूरी पढ़ी 50-60 पेज की संदीप ने भी पढ़ी है, बता रहे 4-5 पहले उन्होंने रिपोर्ट देखी, पूरी पढ़ी, शेयर छांटे। 57वें पेज पे क्या लिखा है जरा बताइए। मैं आपको बताता हूँ मेरे लिए काम आसान कैसे है, क्योंकि डिम्पी ने क्या कहा, आप FN वाले स्टॉक तो सारे कवर कर लेते हैं, तो मेरे लिए काम आसान था, मुझे FN वाले सारे छोड़ने थे, कैश वाले देखने थे जो कि मात्रा बहुत कम रहती है जिनकी। ठीक बात नहीं, संदीप का है वो, उसमें क्या वो सिर्फ डिस्क्लेमर और रेगुलेशन नहीं पढ़ते तो वो बड़ा हिस्सा बड़ा होता है, तो डिस्क्लेमर और रेगुलेशन के अलावा जो हिस्सा काम का है वो पढ़ लेते हैं। नहीं, लेकिन मैं आमतौर पर रिपोर्ट का पहला और दूसरा पेज ही पढ़ता हूँ एक्चुअली, इसलिए मैंने कहा कि अगर पढ़ाओ 60 पेज की रिपोर्ट हो तो पूछ लो 38वें पेज पे क्या लिखा हुआ नहीं, ठीक बात। तो क्योंकि आज सुबह जब मैं रामदेव अग्रवाल साहब के साथ शो कर रहा था तो उन्होंने वो मुझे बताया कि 2007 की बर्कशायर हैथवे के एनुअल रिपोर्ट का पेज नंबर 6 और 7 पढ़ लीजिए। मतलब इतना गोटा हुआ उन्होंने, बोले कि सारे इन्वेस्टिंग का सार उन्हीं। आई होप कि मैं सही बोला हूँ, ये तो एक बार सुन लेते, उन्होंने यही बोला है। मेरी नॉलेज में जहाँ तक मुझे याद 2007 या 2008 की उनकी बर्कशायर हैथवे की जो, तो एक बार उन्होंने क्या कहा, एक बार सुनते हैं जल्दी से। एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा 1 साल पूरा हुआ है। वैसे तो आपके साथ कई शोज़ किए हैं पिछले 15 सालों में, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ 2 तरीके से। एक, रिटेल इन्वेस्टर्स को मार्केट में क्या करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, और दूसरा एज ए बिजनेस चैनल हमें अपना काम किस तरह से अच्छे से और अच्छे से करना चाहिए। ये 2 चीज़ आप आज हमें समझा के जाइए। देखिए, इन्वेस्टर के हिसाब से मतलब आप कंटिन्यूस इन्वेस्ट करते रहें। जो SIP का जो आज के दिन में टेक्नोलॉजी के कारण से SIP जो हो सकता है जी, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, वो एक बहुत बड़ा वरदान है एक सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए, या जिनके लिमिटेड मीन्स हैं, जिसके बाद 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो 500 रुपये करें, आप यदि लाख रुपये कमा रहे हैं 10,000 करें, और उसका जो कंपाउंडेड इफेक्ट है 20 साल, क्योंकि यंग हैं आप 23-24 साल में चालू करते हैं, 5-7 लाख रुपये 8 लाख रुपये तनख्वाह है, तो उसमें जो 25-50 हज़ार रुपये अभी डालेंगे आप, तो आपको 30-40 साल का कंपाउंडिंग मिलेगा इक्विटी में। तो इंडिया का 20 ट्रिलियन 30 ट्रिलियन 40 ट्रिलियन कुछ भी हो सकता है। तो ये जो जर्नी है, मैंने जो 40, मेरा एक ही फर्म बिलीफ है, मैंने जो 40 साल देखा है, अगला 40 साल इससे ज़्यादा बेहतर होगा, नेक्स्ट जनरेशन ज़्यादा बेटर है। वो ऑप्टिमिज्म अपने खोपड़े में होना ही चाहिए। देखिए, आपका चैनल कंज्यूमर चैनल है, एट द एंड ऑफ इट इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स सबके लिए है, तो आपको वही चीज़ देनी पड़ेगी जो लोग देखना सुनना पसंद करते हैं, लेकिन उनको ये तो मालूम रहे वो क्या देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से डिफरेंस बिटवीन स्पेकुलेशन एंड इन्वेस्टिंग हैज़ टू बी ब्रॉट आउट वेरी क्लियरली इन द माइंड्स ऑफ द पीपल।
और सर इसलिए हम कोशिश करते हैं कि चाहे तो कुछ ये पाठशाला हो या हमारी इन्वेस्टमेंट गुरुकुल, रिसर्च गुरुकुल, इसके जरिए हम, जाहिर सी बात है कि वो एक तरह से कह भी सकते हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो सबके लिए कुछ ना कुछ है। अब जिसको जो पसंद आए वो ले, लेकिन हाँ ये जरूर कोशिश रहती है कि इस डिपार्टमेंटल स्टोर का एक छोटा कोना ही सही, लेकिन एक कोना ऐसा हो जहाँ बहुत बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, वहाँ भले कम लोग आए। जैसे कि हम रिसर्च गुरुकुल करते हैं, हर सेक्टर की एनालिसिस करते हैं, या हम FNO की पाठशाला करते हैं, या फिर हम इन्वेस्टमेंट गुरुकुल करते हैं, जहाँ पर हम लोगों को बेसिक समझाने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश बिल्कुल, और आप क्योंकि अल्टीमेटली वेल्थ क्रिएशन के लिए आपका देखिए ट्रेडिंग में 100 guys विल लूज फॉर 2 guys विल विन। इन्वेस्टिंग में 100 के 100 जीतेंगे। क्या बात है। तो आपको 100 को जिताना है कि 2 को जिताना है, वो देख लो आप। तो बैलेंस तो चाहिए ना कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, हमारे लिए वक्त निकाला आपने, इस खास दिन खास मौके पर आप आए हैं हमारे स्टूडियो में। तो आज रामदेव अग्रवाल यही बात रखते हुए कि देखिए आपको स्टॉक सिलेक्शन करते समय और मार्केट में ट्रेड करते समय किस किस तरह की रणनीति और तरीके आपके पास होने चाहिए। बिल्कुल, रणनीति और तरीके इन्वेस्टमेंट के भी है और ट्रेडिंग के भी। ट्रेडिंग के तरीके कुछ और आ रहे हैं। आशु मदान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं एक BTST की स्ट्रेटेजी देना चाहता हूँ, विश्वेश जी भी देना चाहते हैं, बस थोड़ी देर में दोनों ही साथ में आने की तैयारी में। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। विश्वेश जी और आशीष दोनों आ रहे। अच्छा, इस बीच कुछ एक और शेयर्स जहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम है, जरा मैं जल्दी से पता कर लेता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद चोलामंडलम फाइनेंस ये शेयर अभी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। एक बार राजेश जी देखिएगा, अब की बार 1500 के पार। जी देखिए, स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है और पिछले 5-6 दिन का कंसोलिडेशन का आज इसमें वापस फ्रेश बाइंग एक्शन देखने को मिला है। मुझे लगता है स्टॉक में जो इमीडिएट हर्डल है वो 1495 ऑलमोस्ट 1500 के आसपास ही है, और अगर ये स्टॉक 1500 का लेवल क्रॉस करता है तो मुझे लगता है 1550 के पार ही होगा अभी, क्योंकि जिस तरीके का इसमें फॉर्मेशन है ये स्टॉक एक अच्छी तेज़ी दिखाएगा नियर टर्म में। सो बने रहना चाहिए बिल्कुल स्टॉक में, और जिसके पास भी पोजीशन है उन्हें अब यहाँ से स्टॉप लॉस जो अडॉप्ट करना चाहिए वो 1455 का रखना चाहिए, और मुझे लगता है पहला लक्ष्य इसका 1500 है, और अगर 1500 क्रॉस कर लेता है तो स्टॉक में 1550 तक की तेज़ी भी बन सकती है। तो बिल्कुल ओवर स्टॉक को होल्ड ही रखना चाहिए। ठीक है, होल्ड किया जाए। लेकिन इस बीच बजाज कंज्यूमर्स, इसके मुनाफे के आंकड़े आ चुके हैं। 221 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 238 करोड़ आया है। स्टॉक मामूली सा तेजी दिखा रहा है, सुस्त है, न बहुत तेजी न बहुत मंदी। सर ये पहले चल चुका है, नंबर से पहले इसने अच्छा मूव ऑलरेडी दिया हुआ है, और नंबर ठीक है, बहुत अच्छे नहीं तो बहुत खराब भी नहीं। जो दिख रहा है मुनाफा तो थोड़ा बढ़ा है, 55 से 60 करोड़, बहुत ज़्यादा नहीं, 10% के आसपास बढ़ा है। अन्य आय 2 करोड़ है, ठीक है, ये आंकड़े ठीक ठाक है। कुणाल जी, आपको पता है ना रिजल्ट सीजन शुरू हो गया? जी अनिल जी, आपकी जिम्मेदारी आपको मालूम है अच्छे से? बिल्कुल अनिल जी, बताइए फिर। अनिल जी देखिए, इस काउंटर की बात करें तो पहली चीज तो बहुत ही लिक्विड है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी का एक कंसर्न है। दूसरी चीज 321 रुपए के नीचे कमजोर हो जाएगा और 328 रुपए के ऊपर मजबूत होगा, तो इन स्तरों पर मुझे लगता है कि इसको अवॉइड करें। वैसे भी ट्रेडिंग लायक शेयर नहीं है। 321 के नीचे अगर ये जाता है तो जिनके पास पोजीशन है हाल में रिजल्ट के उम्मीद में जिन्होंने खरीदा है उनको निकल जाना चाहिए। तो 321 का स्टॉप लॉस रखें, तेजी बनेगी 328 के ऊपर, उससे पहले खरीदारी की राय नहीं। ठीक है। हालांकि इस बीच नंबर वाली अनिल जी बात हुई ना, तो आज सुबह जब संदीप वो रिपोर्ट देख रहे थे, मोतीलाल ओसवाल की ही रिपोर्ट थी जिसमें आज काफ़ी सारे वो आए थे, उसमें एक शेयर पे मेरी नज़र भी गई थी, अल कार्गो। इसका प्रॉफिट इस बार अच्छा आ सकता है। हालांकि चार्ट्स पे मैं तो नहीं कहूँगा बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन कुणाल जी एक बार जरा देखिए, ये इंटरेस्टिंग हो सकता है क्या? नंबर तो अच्छे आएंगे, चार्ट पे भी उतना ठीक नहीं है, बट फिर भी अगर चला तो शायद 125 तक भी आ सकता है। आप जरा देख के बताएं। देखिए, एक रेजिस्टेंस चार्ट पर सामने नजर आती है, 113 रुपए का भाव है डिम्पी, और 114 रुपए 50 पैसे के आसपास एक चार्ट पर रेजिस्टेंस है। ये लेवल पार हुआ तो डेफिनेटली इसमें तेजी बनेगी। एक बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर बनता हुआ दिख रहा है, तो उसका ब्रेकआउट भी 115 रुपए के ऊपर होगा। तो मुझे लगता है कि इन स्तरों पर खरीदारी में थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है 109 का एक स्टॉप लॉस रखें, 115 के ऊपर हालांकि बढ़ चढ़ के लेना चाहिए। 115 के ऊपर बढ़ चढ़ कर लेना चाहिए, जिनके पास है उनको 109 का रख लेना चाहिए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो खरीदारी करें, लेकिन खरीदारी एक और स्टॉक में करनी है या बिकवाली ये तो नहीं पता। ये पता तब चलेगा जब आशु जी लाइन पे आ जाएंगे। और आशु जी कह रहे हैं कि मुझे एक कॉल देना है, प्लीज कनेक्ट मी। तो कनेक्ट बिगुल के साथ नहीं, दिल से तो कनेक्टेड ही हैं, खाली फोन से कनेक्ट होना बाकी है। हाँ, तो फोन से हाँ, फोन तो फोन ऑफ फ्रेंड लगाया जा रहा है, उन्हें लाइफ लाइन यूज़ की गई है,
तो हमारे साइली जी हैं वो फ़ोन लगवा रही हैं मतलब, तो तुरंत उन तक जैसे बात पहुँचेगी हम आपके सामने रख देंगे। अच्छा, एक और स्टॉक है जिसने पलटी मारी है नीचे से एकदम ऊपर, ये है चेन्नई पेट्रो। सुबह किरण जी की शॉर्ट हाँ, किरण शॉर्ट कॉल सही थी उनकी। मार्केट खुलने के पहले उन्होंने शॉर्ट दिया, खुला भी नीचे, फिर बाद में घूम भी गया। तो ये तो सब चलता रहता है लाइफ में। चलिए, लेकिन आइए आशु जी के लिए BTS का बिगुल। आशु सर बताएं। अनिल जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई 1 साल पूरा होने की। और आई एम ऑल्सो फॉर्चुनेट के पिछले साल पहले दिन हम आपके साथ थे और आज ये जर्नी 1 साल की कंप्लीट हुई। कैसे टाइम निकल गया पता नहीं चला और बहुत लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली और सब सही बोली। अनिल जी, पहले कॉल देता हूँ, मुझे और अपडेट्स भी देने हैं। और पहली कॉल है अनिल जी, मारुति लेने की कॉल है। अगर आपको, डिम्पी को, सबको ध्यान हो, मारुति में बहुत कम ट्रैक करता हूँ, बहुत लोग काफी कॉल्स देते हैं, लेकिन मैं एक बार 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 बोलता था कि 7200 का एक ऐसा लेवल है, जब ये क्रॉस कर जाएगा तब मारुति लेना है, तब सारे अटके हुए लोग निकल जाएंगे। और मैं इसको वॉच कर रहा था बहुत दिनों से। और अनिल जी, आज बहुत दिनों बाद इसने वो 7200 का लेवल क्रॉस किया है। मैं डिम्पी को बोलता था भाव से नहीं, भावना से नहीं, या फंडामेंटल से नहीं, या प्रोडक्शन से नहीं, सिर्फ इसको भाव से लेना है। जिस दिन ये 7200 क्रॉस कर गया, ये अपनी मंदी ऑलमोस्ट खत्म कर देगा। और आज उसने वो ब्रेकआउट दिया है, तो अनिल जी मारुति में बिल्कुल बाइंग करनी चाहिए। स्टॉप लॉस के लिए मैं अपने कुणाल जी के पास जाऊंगा। मुझे लगता है वैसे स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी सर ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए, नहीं तो आप इन्वेस्टिंग की क्लास ले लेंगे और फिर हम उसमें फंस जाएंगे। बिल्कुल। तो 7250 के आसपास आपको खरीदना है मारुति का फ्यूचर। स्टॉप लॉस और टारगेट कुणाल जी आपको बताना है। अनिल जी, देखिए, खरीदारी की राय बिल्कुल सही है आशु जी की, क्योंकि एक ब्रेकआउट आ रहा है और मैं और राकेश जी भी अभी मारुति को ही देख रहे थे। इसमें 7100 पर एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 7100 का स्टॉप लॉस, 150 रुपया नीचे। पहला जो हर्डल है वो 7325 पर है। ये लेवल पार होगा तो फिर इसमें 7500 तक की जगह है, तो 7500 इवेंचुअल टारगेट होना चाहिए। 7100 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला जो लेवल है वो 7325 का है, तो 7325, 7500 ऊपर की ओर और 7100 नीचे की ओर। ओके, 7100 का। आशु जी ठीक है ये? ठीक है। और अनिल जी, मैं एक और चीज बोलूंगा, कल क्लोजिंग के शो पे हमने आपके साथ इंडिया बुल हाउसिंग की सेल कॉल दी थी, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट ये बोला था कि पेयर ट्रेड बना लीजिए, DHFL लॉन्ग कर लीजिए और आई बुल हाउसिंग शॉर्ट कर दीजिए। सही जवाब। तो DHFL अनिल जी बिल्कुल अभी चलेगा। मैंने अभी कुणाल जी को भी सुना कॉल देते हुए, और बहुत बढ़िया कॉल है। इंडिया बुल की अगर लेग शॉर्ट वाली काट लेनी है, किसी ने काट सकता है। हमारा टारगेट 800-825 के राउंड था, लेकिन आज जो DHFL लॉन्ग है वो लेके चलना है। अनिल जी, एक और अपडेट दे देता हूँ। कल एक्सिस की सेल बॉक्स कॉल आई थी, मैंने मना किया था। कल एस्कॉर्ट्स की सेल कॉल आई थी, मैंने मना किया था। अनिल जी, ये मार्केट डिफिकल्ट उसमें है, ये जो ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन छोटे छोटे दिखेंगे नैरो रेंज में, ये होंगे नहीं। तो बहुत ज्यादा कंट्रोल करना है अपने इमोशंस पे और अपने उस पे, कि हर ट्रेड को ट्रेड नहीं करना, कंपल्सिव ट्रेडिंग नहीं करनी जब तक कन्विक्शन नहीं आए। तो अनिल जी, मैं इसलिए मैं कह रहा था कि, और अनिल जी आपको पता है जब मंदी आएगी तो हम क्या किसी से पीछे हटेंगे? सबसे पहले बेचेंगे सर, चाहे एक्सिस बेचना हो चाहे एस्कॉर्ट्स बेचना हो। तो अगर नहीं बेचा तो उसका कारण था, उसका अपडेट रिव्यू करने के लिए दोबारा इसलिए बोला कि मैं कहना चाह रहा था कि रेट दिखा के इसीलिए नहीं बेचा था। पर अनिल जी, मार्केट अभी भी ठीक लग रही है। इंडसइंड बैंक भी एक ऐसा बैंक है जो वापस चलने के लिए तैयार खड़ा है, इसको भी ले सकते हैं। तो मार्केट एक नैरो रेंज में है, लेकिन एक अच्छा सा ब्रेकआउट थोड़ा सा फिर मिला है, तो स्ट्रॉन्ग काउंटर्स का जरूर लेना चाहिए अनिल जी। ओके, बस बड़े बड़े काउंटर्स में बड़ी बड़ी खरीदारी करते रहें, चलते रहें आगे। मारुति खरीदिए, इंडसइंड बैंक खरीदिए। सिद्धार्थ सडानी ने भी बहुत जबरदस्त सिद्धार्थ जी के ऐसा कॉल तो किसी का नहीं हो आज है हमारे साथ सिद्धार्थ जी। हाँ? अरे सिद्धार्थ जी, मतलब ये तो मतलब मेरे क्या बोलूं, मतलब 6600 पे मार्केट पे और 6600 पे मारुति पे, ये दोनों कॉल हैं वो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे, है ना? ये तो है, ये तो है। ये कॉन्फिडेंस उस समय जो था ना मारुति के अंदर, वो जबरदस्त था। खैर, आशु सर ने भी बात बिल्कुल ठीक बोली कि भावनाओं से नहीं बल्कि कई बार भाव से एंट्री करनी चाहिए, लेकिन भाव और भावनाओं का जोड़ दोनों का इस बार मारुति के अंदर दिखा। भावनाएं और भाव से सबसे पहले चुना था सिद्धार्थ ने, और अब और तेजी का काम कर रहे हैं आशु सर। बिल्कुल। तो चलिए, तो सिद्धार्थ जी अब क्या कहना है आपका? देखिए अनिल जी, मारुति पे अपडेट दूं उसके पहले
हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। शुक्रिया सर। आपने 1 साल पूरा किया और इन 1 सालों में 4 चांद लग गए हैं। ओवरऑल तरीके से दर्शक भी बहुत खुश होंगे जी बिजनेस के जितने भी शोज आते हैं आप द्वारा। तो हमें लगता है कि हार्दिक शुभकामनाएं आने वाले बहुत सालों के लिए। और मारुति की अगर बात करें तो बिल्कुल आपने प्रिसाइज कहा कि 6600 से जर्नी बिगिन की थी। जी बिजनेस पे ही पहली बार रेकमेंड किए थे मारुति। और हमें लगता है कि यहाँ पे हो सकता है टेक्निकल पैरामीटर्स में कुणाल जी, आशु जी जो बता रहे हैं सही है, बट हम तो बहुत लंबा सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं 8500, निवेश की राय है, बट हमें लगता है कि 8500 अचीवेबल है। 8500 अचीवेबल है, यानी आप कह रहे हैं 8500 हो जाएगा, आशु सर भी कह रहे हैं बहुत तेजी आएगी। तो एक बार मारुति पे रखें ध्यान इस बार। ठीक है, चुनाव का माहौल भी है और ज़बरदस्त मूव मिलता है कि बार इस तरह के ऑटो पैक के अंदर भी। और इस समय ऑलमोस्ट डे हाई पे 0.5% के आसपास की तेज़ी आपको मिल रही है। ठीक है, मैं भी एक कल के 2000 की तैयारी कर रहा हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। कितना बजे? 3:05 हुआ है। आप बैंक से बेनिफिट वगैरह कुछ कर ले, जब तक एक बार मैं देख लूँ। थोड़ी देर में विश्वेश भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आप कह रहे थे ना विश्वेश भी जुड़ेंगे। विश्वेश जी भी मूड बना रहे हैं। ठीक है, का बन भी सकता है कभी भी। लेकिन एक शेयर जो मेरी लिस्ट में बार बार आ रहा है, पता नहीं ये कितना बड़ा मूव देगा नहीं देगा, मैं जरा पता कर लेता हूँ। तब तक एक बार चार्ट कॉर्नर ले लिया जाए राकेश जी और कुणाल जी का। अच्छा, तैयार है वो? हाँ बिल्कुल तैयार है। तो बिगुल भी तैयार है चार्ट कॉर्नर का। बताएं कुणाल जी आप। देखिए डिम्पी जी, मैं अभी काफी बार गलत निकला हूं। तो ये स्टॉक है डिम्पी जी टीसीएस में देखें तो 12 तारीख को नतीजे हैं और नतीजों से पहले स्टॉक एक नई टेरिटरी में जा रहा है। और डिम्पी, जिस तरीके से टीसीएस का टेक्निकल रुझान है, यहाँ पे 50 से लेकर 65 रुपीज का अपमूव 1 से 1.5 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है। टीसीएस में एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए यहाँ पर एक पैटर्न बनता हुआ डिम्पी नजर आ रहा है और पैटर्न को कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल, जिसका कि ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। और ये ब्रेकआउट 2085 के ऊपर क्लोज आने पर आज के दिन होगा। और अब क्योंकि क्लोज बहुत करीब है तो ये लगभग तय है कि 2085 के ऊपर टीसीएस आज बंदी देगा। और 2085 के ऊपर अगर ये क्लोज देता है तो इसमें पूरा जो पैटर्न है वो मुकम्मल हो जाएगा। और उस पैटर्न का लक्ष्य जो है वो 2150-2160 का बनता है। तो यहां से करीबन 50 रुपए की तेजी टीसीएस में अपेक्षित है। इस पैटर्न के आधार पर मौजूदा स्तरों पर बाय करें। 2065 रुपए पर स्टॉप लॉस रखना है। 2140 पहला टारगेट और 2170 दूसरा टारगेट होगा। तो 2140-2170 दो एम्बिशियस टारगेट हैं और 2065 पर स्टॉप लॉस रखकर बाय करने की राय है टीसीएस। जबरदस्त, टीसीएस पे करनी है खरीदारी। दोनों की 12 तारीख को नतीजे आ रहे हैं, आज है 9 तारीख। इससे पहले नितिन जी पीसीआर के जरिए हमारे साथ जब जुड़ते थे तो उन्होंने भी इन्फोसिस की कॉल एक बार टीसीएस के बारे में आज जानकारी आपको दी। तो इन्फोसिस टीसीएस उनकी लिस्ट में भी है। आज बंसल जी, कुणाल जी का कॉन्फिडेंस भी बड़े काम का है। और फिर से आज जुड़ेंगे भी। तो 2140 और 2170 दो बड़े टारगेट हैं, आप नोट कर लीजिए। और स्टॉप लॉस भी नोट कर लीजिए 2065। तो ये हो गया टीसीएस पे कॉल। लेकिन इस बीच विश्वेश जी जब जुड़ेंगे तब जुड़ेंगे, लेकिन उनकी कॉल अपने टारगेट से जुड़ चुकी है। वो था सुबह सुबह उनका दिया गया मैकडॉवेल्स यूनाइटेड स्पिरिट्स 550 का फ्यूचर्स आ गया है। 550 का फ्यूचर्स आ गया। यस, क्या बात है, बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। टारगेट हिट की बधाइयाँ करवा दीजिए जल्दी से, क्योंकि अब अगर ये डिम्पी जी आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी शुक्रिया में इतना दम क्यों नहीं लग रहा है ऐसा? नहीं सर, विश्वेश जी की कॉल मेरे को ना एक चीज़ पता लगी, जब मैं 2-3 दिन नहीं था तो पीछे भी किसी ने शायद कोई लिकर स्टॉक्स दिए थे। हाँ। तो वो चले नहीं। तो फिर ये पता लगा कि हमारी मैं एब्सेंट था तो शायद वो उतना दम लगा नहीं उस पर। नहीं, वो एक पुराने गाने में, पुराने ज़माने में गाना, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। तो डिम्पी जी का भले ही आशीर्वाद है सारा, लेकिन जब तक साक्षात ना हो तब तक स्टॉक में वो दम नहीं आता। मैं बता रहा हूँ आपको, ट्विटर पे आप देख लीजिए, जब तक आप ना लोग खरीदते नहीं है लिकर शेयर, बोले डिम्पी जी शो करे तो लेंगे। और हमको जो सपोर्ट मिलता है वो लाइफस्टाइल नया शब्द देने वाले आशु जी हैं, उनकी तरफ से मिला। और विश्वेश की तो खैर पैनी नज़र रहती है इस पर। तो दोनों का कॉन्फिडेंस भी हमारे बड़े काम आता है। हमको भी स्टॉक ढूंढना और उसके बाद चलने की पूरी जानकारी आपको हमारे दोनों मेहमान देते हैं। सर अगर आपका शेयर तैयार है तो हम उसके साथ भी हैं तैयार ऑलवेज। तो आज कल के 2000 का बिल्कुल बताएं सर। खरीदारी करने की राय है, जिसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं। आपको पता ही होगा, खरीदारी का ही कॉल आएगा।
और एक और नई बात नहीं है वो बता दूं कि स्टॉक भी वो है जो पुराना है, टाटा पावर। आज फिर से खरीदारी करने की राय 1% मजबूत हुआ है। आज जो खरीदारी का कॉन्फिडेंस है डिम्पी कल के मुकाबले में ज़्यादा है। कल या परसों मुझे याद नहीं आ रहा, कल कर्म किया था हमने रिकमेंड या परसों किया था, शायद परसों किया था, कल या परसों जो भी है। लेकिन हाँ, न स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है न टारगेट हिट हुआ है, क्योंकि जो मुंद्रा के ये जो प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ रिवीजन आना है वो आना बाकी है। अभी तक सीआरसी वो बात चल रहा है, फैसला होना बाकी, कल होने की उम्मीद थी, शायद 1-2 दिन में कभी भी हो जाए। लेकिन स्टॉक जिस तरह से एक्शन दिखा रहा है ऐसा लग रहा है कि इस बार फैसला होने की पूरी उम्मीद आप कर सकते हैं। और ऐसा भी ये भी लग रहा है कि फैसला इनके पक्ष में भी आना चाहिए, क्योंकि अदानी पावर बैन में है। अगर आप चाहें तो अदानी पावर की डिलीवरी खरीद लीजिए, या दूसरा सिंपल है टाटा पावर का फ्यूचर खरीदिए। आज जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट बनकर आया, 7 लाख शेयर जुड़े हैं, 7%, 40 लाख शेयर जुड़े हैं, ये दिखा रहा है। और आप देखिए पिछले आधे घंटे में खरीदारी होती हुई सारी की सारी मुझे, और दिन के लो से जिस तरह से रिकवर हुआ 71 से, तो 71 जो आज का लो है वही स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ठीक है। ऊपर की तरफ 75 और 77 2 टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए। और जिनको थोड़ी रिस्क कम लगती है वो चाहे तो 75 के आसपास का या कोई एक सूटेबल कॉल ऑप्शन भी खरीद सकता है। या कोई कॉल ऑप्शन अच्छा दिख रहा है क्या सर? 75 का ₹1.90 के आसपास, बस 1.90 में तो बेस्ट है, फिर वो ले लिया जाए। ₹2 का आप वैसे भी स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो 75 का कॉल ऑप्शन वो भी खरीद सकते हैं। ₹1.90 में जो मिल रहा है मुझे लगता है वो खरीदना चाहिए। ठीक तो है। टाटा पावर हमारा ये स्टॉक है जो 1-2 दिन में कभी भी मिनिमम टारगेट उन लोगों के लिए जिन्हें 2000 बनाने, लेकिन डिसीजन क्या आता है, टैरिफ हाइक होती है। हाँ, अगर ऑप्शन में जा रहे हैं तो 17-18 हज़ार रुपये खर्च होंगे, क्योंकि 9000 का लॉट साइज है, आप बता रहे हैं ₹1.75 में मिल जाएगा, तो फिर आपका खर्चा भी कम होगा। आप ऑप्शंस के जरिए सीधा कैश, तीनों आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप चाहते हैं यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। खैर, इस बीच प्रमोटर ने कंपनी में करीब आधे % की हिस्सेदारी फिर से खरीदी है। ये खबर आ रही है डीएलएफ पे। डीएलएफ पे ये स्टेक बाय और सेल का सिलसिला है वो बहुत तेजी से चल रहा है। एक दिन 3.5% बिका, उसके बाद खबर आई कि फ्रांस के बड़े फंड ने खरीदारी की है। अब प्रमोटर की तरफ से फिर से आधे % की खरीदारी हुई है, और इनके प्रमोटर मिस्टर सिंह हैं, जिन्होंने पहले सारी होल्डिंग बेच दी थी अपनी, लेकिन अभी भी वो अब होल्डिंग इसके अंदर वापस बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये प्रमोटर होल्डिंग का बेनिफिट क्या कुणाल जी डीएलएफ में कुछ वापस दम भरेगा? देखो शेयर सर रुक तो गया है। आज सुबह मैंने आपसे पूछा था, ₹184 का इसका लो लगा था, तब ऐसा लग रहा था कि शायद और नीचे जाएगा, लेकिन उसने रोका और अब डे हाई पे है। ये कल का कवरिंग का कैंडिडेट है, तो आज भर के जाएं सर। देखिए, मैंने सवेरे भी यही राय दी थी डिम्पी, उसके बाद ये थोड़ा नीचे भी आया था। अगर आज आप इसका ट्रेंड देखें तो ₹193 का एक लेवल है, जब तक ये पार ना हो तब तक मुझे लगता है नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। बात जरूर है कि इसमें बहुत न्यूज फ्लो है और वॉलेटिलिटी भी आमतौर पर जो रहती है उसकी तुलना में बहुत बढ़ गई है, लेकिन 193 जब तक पार ना हो नई खरीद ना करें। इसमें एक ब्रेकडाउन हमने कल जो ट्रेड में आते हुए देखा था, जब तक वो पूरी तरह से नेगेट ना हो जाए खरीदारी ना करें। 193 के ऊपर मेरी नई खरीदारी की राय रहेगी। ओके, 193 के ऊपर खरीदारी करें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखते हैं ये वो लेवल्स आते हैं या नहीं। लेकिन इस बीच ओ माय गॉड, बैंक निफ्टी देखिए। हाँ, आज मेरे को ऐसा लग रहा है वो बदले वाले मूड में है बैंक निफ्टी, आग लगने की तैयारी है। आप कह भी रहे थे थोड़ी देर पहले, ये 30-100 के पार जो निकल रहा है, 2-3 मिनट इसको रुक जाने दीजिए। हो सकता है 30,200 30,250 आज ही हो जाए। कितना टाइम बचा है कुणाल जी? बैंक निफ्टी अब वक्त आ गया है कि आपके अंदर का हनुमान जागे, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ जगाने की। बैंक निफ्टी के लिए एक बड़ा टारगेट निकालने का वक्त आ रहा है। अनिल जी देखिए, मैं इस बार स्पॉट का एक सवाल आपसे करूंगा जी, और वो है कि 30,500 अनिल जी कब आएगा बताइए? बस वाह, 30,500 अनिल जी पहला। हालांकि देखिए मैंने पहले कहा है कि 31,500 इवेंचुअल टारगेट है। एक मिनट, ये 30,500 आप फ्यूचर का तो नहीं कह रहे ना, कैश का ही कह रहे हैं ना, क्योंकि फ्यूचर में 150 का प्रीमियम है। स्पॉट में मैं कह रहा हूँ। हाँ, फिर ठीक। स्पॉट में मैं कह रहा हूँ, और फ्यूचर में जो लेवल है वो 30,700 का है, तो 30,700 ये पहला टारगेट होगा। और ये लेवल पार हो जाएगा तो 31,500 का जो लेवल है, जिसका सवाल मैं कई बार अनिल जी से कर चुका हूं, तो वो पूरा मुझे उसका भी अगर जवाब दे दे, क्योंकि चुनाव भी अब निकट आ रहे हैं। और दूसरी चीज एक और मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि आज इसमें एक पैटर्न बना है कैंडलस्टिक्स पर,
जिसको ट्विजर बॉटम पैटर्न कहते हैं, यानी कि दोनों दिन आज और कल का अगर आप लो देखें तो वो 10-15 पॉइंट के डिफरेंस से बिल्कुल इक्वल दिखता है। तो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है टेक्निकली। अनिल जी को सवाल का जवाब ये देना है कि 30,700 कब आएगा और 31,500 कब आएगा। ये सारे लेवल्स कैश के बोले ना, कैश के सारे। चलिए पहली ये फ्यूचर क्या है अनिल जी? पहली चीज तो 700 वाला फ्यूचर है, 700 वाला पहले रखता है। पहले पहला सवाल लेते हैं जो 30,500 का हो जाता है। 30,500 में मेरा आपसे क्रॉस क्वेश्चन ये है कि आप कब तक देखना चाहते हैं 30,500? अनिल जी मेरे से पूछेंगे तो मैं तो चाहता हूं, देखिए आज आपकी 1 साल की वर्षगांठ है तो आज ही आ जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? नहीं, मैं ये जो 1 साल वाली वर्षगांठ है मैं 1 हफ्ते तक मना रहा हूँ। तो मैं सिर्फ कुणाल जी, मेरा इरादा सिंपल है और मेरा इरादा ये है कि 30,100 के ऊपर आज बंद होने दीजिए। 30,100 के ऊपर आज बंद होता है तो 30,500 परसों के पहले पहले आपको दिख जाएगा। परसों की एक्सपायरी के पहले 30,500, 30,650, 30,700 का मोह छोड़ दीजिए, 50 पॉइंट छोड़ दीजिए मेरे लिए, मेरे बोलने पे 30,500 से 30,650 की रेंज में अगर आज 30,100 के ऊपर ये बंद हो जाता है तो ये तैयारी है। और वो क्यों बोल रहा हूँ मैं बता दूँ डिम्पी, कल की क्लोजिंग 30,084, सॉरी 29,845, उसके एक दिन पहले 30,084, उसके एक दिन पहले 29,900, उसके एक दिन पहले 30,093, यानी कि पिछले 4 दिनों में 30,100 के ऊपर बंद नहीं हो पाया। उसके पहले ठीक पहले 5 दिन पहले 30,354 पे बंद हुआ था। तो मुझे जैसे आज 30,100 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है, पहली चीज़ 18 लाख शेयर शॉर्ट साइड पर ओपन हो गए हैं। जो कॉल राइटर है उन्हें ये परसों के पहले पहले काटना है, करेक्ट। और तब मेरे लिए सीधा यहाँ से 30,250, 30,350 का रास्ता खुल रहा है। और जब मेरे पास 30,350 यानी कितना हो गया, 300 पॉइंट का रास्ता, नहीं 30,150 से 30,350, 200 पॉइंट की जगह खुलती है। 200 पॉइंट की जगह आराम से खुल रही तो ये भागेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो आज 30,100 के ऊपर बंद होना जरूरी है। और अब तक तो जिस तरह से सिचुएशन दिख रही है 30,100 के ऊपर बंद होने के पूरे चांस हैं। और इसीलिए हमने सही वक्त पर उस समय बैंक निफ्टी खरीदने की राय दी थी। 30,050 के आसपास मेरे ख्याल से तब ट्रेड करा था कि ले लीजिए। और आज आपने एक चीज़ नोटिस की क्या? मैंने जब 2:30 बजे बैंक निफ्टी का विश्लेषण किया, खरीदारी करने की राय दी थी, खाली टारगेट दिए थे, स्टॉप लॉस नहीं दिया। हाँ, स्टॉप लॉस नहीं। हाँ, हालांकि मैं इसमें पूछना चाहता था लेकिन मैं फिर थोड़ा आगे बढ़ गया। लेकिन आज मैंने इसलिए स्टॉप लॉस नहीं दिया क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आ रही थी कि 30,100 को पार करने के पहले एक बार ये नीचे आएगा। तो एक बार जो 30,000 तोड़ा भी, इसलिए मैंने जानबूझ के स्टॉप लॉस नहीं किया। अगर स्टॉप लॉस देता तो 30,000 का देना पड़ता, मजबूरी में 30,000 का देता तो एक बार कट सकता था। इसलिए आप देखिए आज स्टॉप लॉस नहीं दिया और अब देखिए आप 30,135 पर है। नहीं देने के पीछे भी पर्पस था। देना हो तो फिर सूटेबल देना, और वो वॉलेटिलिटी है। तो बिल्कुल आज 30,100 के ऊपर बंद होते ही 30,500 आप तैयारी कर लीजिए एक्सपायरी के पहले। आपके फैक्ट्स हैं, डाटा मेरे पास भी है। क्या चीज़? एक ऐसा आदमी है जो कि बता सकता था आज निफ्टी और बैंक निफ्टी तेज चलेगा। अच्छा, वेरी गुड। नाम पूछिए उसका कौन? उसका नाम है श्रेष्ठा। अच्छा, आप तो डाटा क्या बात? उसने तो बिना डाटा देख के सुबह 7:30 बजे बता रहे थे देखना आज बैंक निफ्टी और निफ्टी तेज होगा। मैं उसकी तरफ देखूं, मेरी तरफ देखे। अच्छा। लेकिन 2 मिनट बाद मेरे को पक्का हो गया कि आज ये जीत जाएगी, पता नहीं क्यों। तो उसने फिर तर्क ये दे कि जिस दिन अनिल जी ने ज्वाइन किया था उस दिन भी बैंक निफ्टी और निफ्टी ने हार नहीं मानी थी। अरे तो आज वही तर्क फिर से सुबह सुबह से ही मेरे दिमाग में वही तब से वही चला हुआ है। तो हमने ऐसे ही श्रेष्ठा जी का नाम सर्वश्रेष्ठा जी नहीं रखा है। तो क्योंकि आगे सर्व इसीलिए लग जाता है। तो वाह श्रेष्ठा जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे ऊपर इतना भरोसा क्या? पता नहीं मुझ पे भरोसा है, निफ्टी बैंक निफ्टी पर ये तो पता नहीं, लेकिन चलो हे भगवान बचा दिया। लेकिन वही है कि ये बहुत फैक्ट है कि मैं मतलब ये मेरे साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़ गया कि छुट्टी लो मार्केट गिर जाता है, छुट्टी से वापस आओ बढ़ जाता है, कुछ बड़ा दिन कुछ अच्छा होने वाला होता है ज़िंदगी में तो उस दिन मार्केट, तो ये ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है। तो वही है कि जितना हम डिज़र्व करते हैं, जितना हम कैपेबल है, उससे कहीं ज़्यादा हमें इज्जत ऊपर वाले ने दी है। तो ये बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी है। बिल्कुल। खैर इस बीच नितिन मुरारका भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले फिर से चलना होगा राजस्थान। सुनील जैन साहब हमारे साथ जुड़। बार बार राजस्थान मत जाइए, फिर मेरा आने का मन नहीं होता वापस। जैन साहब सवाल पूछिए। अगर आप राजस्थानी में पूछ लेंगे तो हमको कोई एतराज नहीं, हमको तो बड़ा मजा आएगा जब आप पूछेंगे सवाल। और एक और राजस्थानी आइकन हमारे सामने है, वो आपके सवाल का जवाब भी दे सकते हैं। जैन साहब तो बहुत बहुत बधाई साहब, अनिल जी साहब। शुक्रिया शुक्रिया जैन साहब, शुक्रिया। पूरा 1 साल आपको जी बिजनेस को देखते हुए हमारे को पूरा हो गया है। थैंक यू सर। उसके लिए बहुत बहुत बधाई, साथ में डिम्पी जी को आपके साथ ज्वाइन होने के लिए जी। डिम्पी जी को बधाई सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। हाँ जैन साहब, अब सवाल भी पूछ लो फटाफट, बाजार चल रहा है और मेरा सवाल है सर रिलायंस पावर के ऊपर। हाँ
20,000 शेयर मैंने ले रखे हैं 11 रुपए के भाव पे। 11 पे रिलायंस पावर है, 20,000 शेयर है ना? हाँ सर। ठीक है, वैसे मेरे को सिर्फ जल्दी से बता दीजिएगा वजह क्या है लेने की, क्या सोचा था जिस समय आप ले रहे थे शेयर? भाव आकर्षक था। भाव आकर्षक। मैं बता दूं राजस्थान के, मैं बता दूं। और ये कारण एक था सर, डीडी शर्मा साहब का ये पिछले 2-3 साल से वैल्यू पिक रहा है। यस, ये बात भी सही है, बिल्कुल सही है। डीडी शर्मा साहब 30-32 रुपए शेयर से रिकमेंड भी कर रहे थे। हाँ, रिकमेंड कर रहे हैं। भसीन साहब को भी पसंद आया था। बस वही दिक्कत ये है कि रिलायंस पावर से ज्यादा दिक्कत ग्रुप को लेकर आ गई। कल भसीन साहब हमारे साथ होंगे भी। हाँ, कल भसीन साहब होंगे। जैन साहब कल, उनसे भी हम आपको राय दिलवा देंगे एक बार, लेकिन फिलहाल चलिए पूछ लेते हैं एक बार। कुणाल जी से ले किसे? हाँ कुणाल जी, एक बार जरा इस पे आप रिकमेंडेशन दीजिए रिलायंस पावर पे जरा। देखिए टेक्निकली देखें डिम्पी तो बेहद कमज़ोर चार्ट स्ट्रक्चर है, कोई वजह नहीं है कि इसको खरीद के रखें, सिवाय इसके कि एक स्टॉप लॉस, एक सपोर्ट रीजन है जो कि 10 रुपए के आसपास है। काउंटर काफ़ी पिट चुका है, तो इन स्तरों पर मेरी राय ये रहेगी कि आप एक स्टॉप लॉस रखें थोड़ा बड़ा, यानी कि अभी इसका भाव है 9 रुपये 95 पैसे का, 1 रुपया नीचे स्टॉप लॉस रखें। 1 रुपया वैसे बड़ा नहीं लगता, परसेंटेज टर्म में बड़ा स्टॉप लॉस है। 8 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, और मेरी राय में 9 रुपए का स्टॉप लॉस रखें क्योंकि 9 रुपये 95 पैसे का भाव है। और ऊपर की ओर मुझे लगता है कि आपका भाव आ जाए तो निकल जाइए, क्योंकि इस काउंटर से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। 11 रुपए का आपका खरीद के दाम है, वो आपको दाम मिल जाए, निकल जाइए, किसी बेहतर शेयर में निवेश कीजिए। ठीक है जैन साहब, आपको लगता है, उम्मीद है आपको सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। खैर कल हसीन साहब भी हमारे साथ होंगे, एक बार हम उनसे भी पूछ लेंगे इसके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच नितिन जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और नितिन जी का पीसीआर शुरू कर रहे हैं। नितिन जी स्वागत है आपका, बताइए सर। पहले तो अपडेट देना है या नया कॉल देना है, पहले ये बताइए। अनिल जी अपडेट देना है। अपडेट देना है, पीसीआर में या ऑप्शन में? जी पीसीआर की कॉल्स तो ठीक है, ऑप्शंस की जो कॉल थी उसमें स्टॉप लॉस में है, तो उसका अपडेट जाना है। बताइए सर। आज जैसे वॉलेटिलिटी में टाटा स्टील की हमारी कॉल ऑप्शन थी, वो नीचे जाके ऊपर आ गया, वो उसमें स्टॉप लॉस हो गया है, तो वो भी एग्जिट हो गया क्योंकि स्टॉप लॉस होने से ट्रेड एग्जिट हो गया। दूसरा एक एक्सिस बैंक की हमारी पुट ऑप्शन थी, उसमें भी वॉलेटिलिटी में स्टॉप लॉस हो गया। सुनो, टाटा स्टील में स्टॉप लॉस तो चलो ट्रिगर हो गया, मान लिया, लेकिन अगर किसी ने नहीं ट्रिगर किया तो? नहीं, अगर ट्रिगर नहीं किया है तो टाटा स्टील की कॉल को कैरी करनी चाहिए, क्योंकि अभी ये टाटा स्टील 554 पे आ गया है, काफी स्ट्रॉन्ग इसका डेटा है। और हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर दिया था, यानी स्टॉप लॉस हम ऊपर करके आ रहे थे, जिसके कारण ये वॉलेटिलिटी में नीचे जाकर ट्रेलिंग हो गया। और अगर ट्रिगर नहीं किया है तो टाटा स्टील को आप कैरी कर सकते हैं। और अभी स्टॉप लॉस क्या रखना है? बैंक का ट्रिगर, अगर एक्सिस बैंक का ट्रिगर नहीं किया तो एक मिनट रुको ना, अरे एक मिनट, आप इधर से उधर बहुत जल्दी पहुंच जाते हो। रुको, पहले अगर किसी ने टाटा स्टील का 560 का कॉल ऑप्शन ट्रिगर नहीं किया है स्टॉप लॉस, अब स्टॉप लॉस फ्रेश क्या रखना है ये बताइए। जी देखिए, अभी स्टॉप लॉस इसमें जो आज का लो प्राइस है, आज का लो प्राइस 7 रुपए 45 पैसे का है, और हमारा स्टॉप लॉस 8 रुपए का था, तो 7.5 रुपए हो गया। 7.5 का, तो यही 7 रुपए 40 पैसे ये स्टॉप लॉस रखा। टारगेट जो अर्लियर हम लेके चल रहे थे 18-19 का, वही टारगेट 18-19। हाँ, क्योंकि मैं इसलिए पूछा था बार बार इसमें कि कभी कभी क्या होता है, लोग नहीं भी लगाते हैं, पॉइंट नंबर 1। कभी कभी ये भी होता है कि थोड़ा नीचे ऊपर लगाते हैं, और दूसरी बात है मेटल सारे बहुत मजबूत दिख रहे हैं मुझे, इसलिए मेरा पूछने का मकसद ये था कि मेटल चलने को तैयार हो रहे हैं, और ऐसे में अगर किसी ने गलती से नहीं लगाया हो तो फिर अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा बताइए एक्सिस बैंक का पुट। देखिए अनिल जी, एक्सिस बैंक में तो अगर ट्रिगर नहीं किया तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग में काफी तेजी से शॉर्ट कवरिंग आ रही है, और गोइंग फॉरवर्ड और शॉर्ट कवरिंग आएगी, और निफ्टी में भी बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग का डेटा बन रहा है। तो मुझे लग रहा है कल पॉजिटिव ओपनिंग होनी चाहिए, और जो परसों एक्सपायरी है उसमें हम लोग 700 के ऊपर एक्सपायरी की तरफ मूव करेंगे, यानी हम मान के चल रहे हैं कि 750 की तरफ मूव कर सकता है नेक्स्ट 2 दिनों में। और बैंक निफ्टी आपको 30,500 की तरफ मूव कर सकता है स्पॉट लेवल। तो बैंकिंग में शॉर्ट नहीं रहना चाहिए, और एक्सिस बैंक की पुट से निकल जाना चाहिए। मजा आ गया। 30,500 ना, यही बोले, सही सुना मैंने? जी अनिल जी, 30,500। 30,500। 11 तारीख 3:30 बजे के पहले जी, उम्मीद है परसों गुरुवार। जिस तरीके से आज डेटा बना अनिल जी, काफी अच्छा शॉर्ट कवरिंग है, कल पॉजिटिव ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वंडरफुल, बस कंफर्म हो गया। एक मिनट, किधर हैं कुणाल जी, सब ठीक है? जी अनिल जी, सब ठीक नहीं, ठीक से बहुत 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 बेहतर, बहुत बेहतर है। और बेहतर करूं इसको?
मेरे पास है ऑप्शन एक और बेहतर करने और बेहतर कीजिए अनिल जी, 31,500 भी बोल दीजिए। विश्वेश जी कह रहे हैं वो भी बैंक निफ्टी पे बहुत बुलिश है। वो बोल रहे हैं लिख के ऐसा भेजे कि बैंक निफ्टी फट जाएगा। तो मतलब इतनी तेजी वो बोल रहे हैं, तो वो भी बोल रहे हैं उनका टारगेट थोड़ा ज़्यादा 30,800 का नेचुरली उनका फ्यूचर्स का होगा। 150 पॉइंट की प्रीमियम निकाल दो तो 30,650 वही लाइफ टाइम हाई 30,648 के जो हमने बनाए वहाँ तक जाने की उम्मीद वो भी कर रहे हैं। ये तो ठीक है। पीसीआर जोर में चल रहा है, तो पहले पीसीआर के अपडेट बता दें नितिन जी आप। अनिल जी, पीसीआर में इन्फोसिस और टीसीएस इन दोनों की कॉल ऑप्शन हमारी है। अभी प्राइस के आसपास है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई, इन दोनों को कैरी करेंगे। टीसीएस का भी डेटा पॉजिटिव है और इन्फोसिस का भी डेटा पॉजिटिव। ओके, दोनों कैरी करें। नया कुछ नहीं अनिल जी, नए कोई रिजल्ट अभी इमीडिएट नहीं है। विप्रो का रिजल्ट है बट वो बाद में है, तो अभी इन दोनों पे। अच्छा, रिजल्ट के ज़माने में आपके ऑप्शन की दूसरी स्ट्रेटेजी आ जाए तो भी हमने वो अभी तक वो आपका बिगुल रखा है संभाल के। नितिन जी ऑप्शन वाले, तो आप चिंता मत कीजिए। आप ये ना सोचे कि नितिन जी पीसीआर वाले ही बिगुल है, हमारे पास बिगुल दोनों तैयार है। क्यों डिम्पी जी? बिल्कुल तैयार है सर। हाँ, तो कभी भी आपका मूड बने ना तो तुरंत प्लीज़ बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए टाटा स्टील का कॉल ऑप्शन कैरी कर सकते हैं। अगर आपने स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं किया तो इन्फोसिस और टीसीएस इसके कॉल ऑप्शन कैरी कीजिए, और अगर एक्सिस का पुट लिया तो एग्जिट कर लीजिए। ये है राय आपके लिए। ठीक है। बेनिफिट दिवांशी हमारे साथ जुड़ रही है। दिवांशी बताइए, अंदर बाहर वाले शेयर। बिल्कुल, आज कोई स्टॉक नहीं है जो यहाँ से बैन से बाहर आएगा, या कोई शेयर ऐसा नहीं है जो बैन में जा सकता है। क्यों? कुछ किए नहीं आपने काम? बस अदानी पावर है सर, जो 80% के ऊपर ही अटका हुआ है, तो उसका तो नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि पिछले 4 दिन से हम देख रहे हैं 80.2% से नीचे नहीं आ रहा है। आज भी 80.2% के आसपास ही है, तो कोई शेयर नहीं है जो यहाँ से बैन में जाएंगे या बाहर निकलेंगे। ये जब तक ये सीआरसी का फैसला नहीं आता ना, तब तक अदानी पावर बैन से बाहर नहीं आएगा। अब ये 100%, और ये जब तक बैन में बना हुआ है ना, तब तक मुझे ये लगता है कि बस फैसला आने की तैयारी है ना। तो ये कभी भी आ जाएगा बैन, फैसला आने की तैयारी। देखते हैं क्या कुछ होता है। ठीक है, इस पे 4 मिनट है मार्केट बंद होने में। कुणाल जी, एक जरा कैश का शेयर देखिए। वैसे मैं पूछना तो बाटा चाहता था, लेकिन बाटा पूछते पूछते ना मेरी नज़र उसके पीयर पे चलेगी, यानी कि उससे जुड़ा हुआ एक और शेयर है, वो रिवर्सल के साइन दे रहा है। उसका नाम है मिर्जा इंटरनेशनल। ये 2018 में बिल्कुल नहीं चला, 2019 में चलने की कर रहा है तैयारी, साइन तो दे रहा है। चलेगा कि नहीं चलेगा? देखिए डिम्पी, चार्ट पर अभी किसी तरह का कोई संकेत नहीं है। ये काउंटर लगातार बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहा है, लगातार लोअर पीक्स बन रही हैं और 60 रुपए की एक बड़ी रेजिस्टेंस सामने दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि इन स्टोर पर खरीदारी की राय नहीं है। केवल एक सेविंग रेस अगर आप खोजना चाहें तो वो ये है कि हाल में वॉल्यूम में कुछ वृद्धि दिखी है, तो निचले स्टोर पर वॉल्यूम बनता है तो आमतौर पर अक्यूमुलेशन का संकेत होता है। लेकिन 60 रुपए के ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक मुझे नहीं लगता कोई केस बनता है खरीदारी का। वेट एंड वॉच करें, बाटा पर ही फोकस करें। ठीक है, फोकस आप बाटा पे कीजिएगा, उसके पेयर पे नहीं। हालांकि एक बार 60 पार हो जाए तो ध्यान रखिएगा। ये सारे कैश के शेयर मैं बैक टू बैक इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपके नोटिस में रहे वो। लेकिन आप नोटिस में एक और चीज़ लाइए। आज विश्वेश जी भी बड़े फुल फॉर्म में, एक बार जरा BTST का बिगुल बजा दीजिए। BTS डबल टी का बिगुल। मैंने कंफ्यूजन दूर करने के लिए डबल टी लगवा दिया। ये सही है सर। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले हम मेटल्स की बात कर रहे थे, राइट? और मेटल्स में विश्वेश जी का फेवरेट स्टॉक, एनी आइडिया? या तो नाल्को होगा या तो टाटा स्टील या तो का सवाल ही क्या है, नैल्को ही होगा। नाल्को ही बिल्कुल नैल्को है, जो पिछली बार भी जब उन्होंने रिकमेंड किया वहाँ से बड़ा तेजी से भागा, और इस बार जो उनका जो लैंग्वेज है वो और भी तगड़ा है। वो अगर होते अभी यहाँ पर स्टूडियो में तो आपको पता चलता है बहुत जोर से मुंह आएगा। वो ऐसा लिख के भेजने, मैं तो क्या है, मैं जब शब्द पढ़ता हूँ ना तो शब्द में भावनाएं थोड़ी और घुसा देता हूँ, और भावनाओं और शब्दों को मिलाकर जब मैं बोलता हूँ बहुत जोर से मुंह आएगा नैल को। ये है विश्वेश जी के शब्द और उनकी भावनाएं। तो विश्वेश जी कह रहे हैं नैल को खरीदिए सर, 55 रुपये 50 पैसे, 55.50। यहाँ से 1 रुपया नीचे लगा लीजिएगा आप स्टॉप लॉस। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, अब आपको टारगेट क्या रखने हैं वो मैं बता देता हूँ। टारगेट रखने हैं 60 और 63। विश्वेश जी, ये BTST के मांगे तो महीने भर के लिए नहीं मांगे। इतने बड़े बड़े टारगेट, तब तो लग रहा है पक्का। बिल्कुल ठीक बात है, करेक्ट। लॉट ऑफ राइटर्स वो बोल रहे हैं कि जो ऑप्शन राइटर है वो फंस गए हैं। तो नेल को बहुत बड़ी तेजी के लिए हो रहा है तैयार, और
माय गॉड, 60-63 का लेवल है एक आध दिन के लिए, इसी एक्सपायरी के पहले पहले, गजब। तो चलिए यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी। और आज देखिए 2% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 2%। और टाटा स्टील तो मजबूत है ही, मेटल जोर से चलने को। देखो आज डिम्पी दो बढ़िया चीज़ दिख रही है मार्केट में, एक तो मेटल और एक बैंक, जिन दोनों ने पिछली बार निफ्टी को लाइफ टाइम हाई पहुँचाने में 11,761 में मदद की थी, वो वापस चल पड़े। यस, करेक्ट, बिल्कुल तैयार। हाँ, तो लाइफ हाई पहुँचने के लिए जो पुराने वो सिपाही हैं, मेटल और बैंक, दोनों में एक्शन आना शुरू हो गया। टीसीएस और इन्फोसिस पे वैसे भी बहुत बुलिश है। नितिन जी भी हैं, कुणाल जी भी हैं, इनके नंबर भी हैं 12 तारीख को दोनों भाइयों के एक साथ ही, तो इनका साथ मिल जाए। और आज सुबह सुबह ध्यान है, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे सुबह सुबह एक कॉल भी आई थी, मैं एनालिस्ट का नाम भूल गया। हाँ, नहीं आप नाम क्यों भूल रहे हो, मैं बता देता हूँ आपको। बताइए सर। चंदन तापड़िया, एचसीएल टेक और रिलायंस इंडस्ट्रीज। यस, सही जवाब, सही जवाब, बिल्कुल ठीक जवाब। तो आज लग ही रहा था कि सारे शुभ संकेत हैं। एब्सोल्युटली। 72 अंकों की बढ़त, बाजार आज हो रहा है बंद, और इस 72 अंक की जो बढ़त है उसको श्रेय जा रहा है काफ़ी हद तक बैंकिंग स्टॉक्स को, और बैंकिंग को चलाने का, मेटल को चलाने का श्रेय जा रहा है वह करेंसी को। आज करेंसी ने जो अपनी हिम्मत दिखाई, वापस से पावर दिखाई, उसने आज बाजार को अच्छा खासा मूव फिर से लिया। सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है जो मृत्युंजय कर सकते हैं, वो सिर्फ क्रूड को थोड़ा सा नीचे ले जाए। आधा काम मृत्युंजय हमने कर दिया, करेंसी की हेल्प से बैंकिंग मेटल्स को ठीक हो गए हैं, और आईटी का नंबर्स भी अच्छे आएंगे, तो टीसीएस इन्फोसिस काम कर जाएगा, रिलायंस भी चल जाएगा। आपको एक काम करना है, सिर्फ करेंसी को नीचे रखना है। तो मृत्युंजय थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको बताएंगे कि क्रूड के अंदर इस समय करना क्या चाहिए। लेकिन प्रोविजनल क्लोजिंग है बेहद शानदार, बहुत ही बेहतरीन, मजेदार। 30,149 पे बंद हुआ है बैंक निफ्टी, 11,677 पर बंद हुआ है निफ्टी। और देखिए बहुत ही बेहतरीन रहा है आज का सेशन, कोई डाउट ही नहीं। 250 अंकों पर सेंसेक्स बंद हुआ है। चलिए, तो अब आज बाजार बंद होने के बाद एक्शन क्या है वो बता दें। आजकल हर चीज़ बड़े ही आसानी से लोन पर मिल जाती है। हम घर खरीदें, कार ले, खरीदारी करें, या फिर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं, ईएमआई बनवाई और सोच लें कि सब कुछ बढ़िया, फर्स्ट क्लास, परफेक्ट ईएमआई है ना, है ना। लेकिन अब तो इंटरेस्ट फी ईएमआई बन जाती है, ये बिना ब्याज की। बिना ब्याज की। तो क्या आप जानते कि आप ईएमआई के मकड़ जाल में फंसते जा रहे हैं? और कई लोग तो अपनी सैलरी का आधे से ज़्यादा हिस्सा ईएमआई में दे देते हैं। तो कैसे बचे आप ईएमआई के जाल से? आज शाम 6 बजे आपकी खबर, आपका फ़ायदा, हम इसी पर बातचीत करेंगे। और ज़रूर देखिएगा, कमाई की दुश्मन ईएमआई, कमाई की दुश्मन ईएमआई। सर, मकान खरीदते समय ना नहीं, मकान तक फिर ठीक है, मकान जो आप पर्सनल लोन, मोबाइल ले लिया, मोबाइल, फ्रिज, टीवी, तो यहाँ पे आकर हाँ, कार और मकान तक ठीक है। कार में भी सोच समझ के लें, ये लोन मिल रहा है इसलिए नहीं कि 5 नहीं 15 लाख की ले लूँ। मकान तो बिना ईएमआई का ले नहीं सकते। हाँ, मकान तो ले, मकान मुंबई में तो इम्पॉसिबल, मुंबई में तो इम्पॉसिबल। मुंबई में तो वो आदमी महान है जो बिना लोन के मकान ले ले, और उससे बड़ा महान आदमी हो कि वो अपनी जिंदगी में लोन चुका के भी जाए क्योंकि वो 20-30 साल चलते रहता है ये भाई। कहते काले बालों में मिलता है लोन, और सफेद बालों में उतरता है लोन। वो भी हो जाए तो बढ़िया है। उधर जाए हाँ, तो ये बिल्कुल है, तो वैसा है। अच्छा, आइए रात को 8 बजे देश की बात। करीबियों पर रेड से मुश्किल में कांग्रेस, भ्रष्टाचार पर कांग्रेस बीजेपी में आर पार। क्या है तुगलक रोड का हवाला कलेक्शन, करप्शन पर वार बना चुनावी हथियार। कांग्रेस में कितने काले कुबेर, ये है आज की देश की बात। पूरा चेहरा ही काला है, ओके। कांग्रेस में कितने काले कुबेर, तो जो कुछ आयकर विभाग छापों पर छापों डाल रहा है, ढेर सारे बड़े मात्रा में कैश पकड़े जा रहे हैं, उस पर है आज रात देश की बात 8 बजे। अगर आप दिन भर के मार्केट के बाद विशुद्ध राजनीतिक चर्चा में यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं, देखना पसंद करते हैं, तो ज़रूर देखिएगा ये शो रात को 8 बजे। लेकिन एक शो सर शाम को 5 बजे भी देख सकते हैं। क्या करवा रहे हैं? जिनका चुनाव में इंटरेस्ट है, चुनाव पर सबसे बड़ा शो है ये। अच्छा। और बड़ा शो इस महीने में कि दिन भर जो नेताओं के बड़े बड़े बयान आते हैं, ये एक साथ आप देख पाएंगे। ग्राउंड पर लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या जानना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, उनकी राय, और साथ ही उनकी राय और नेताओं के बयान का सबसे सटीक विश्लेषण। वाह। तो शाम 5 बजे चुनाव पर सबसे बड़ा शो, चुनाव इंडिया का। चुनाव इंडिया का, बिल्कुल चुनाव इंडिया का। तो चुनाव से जुड़े कोई भी एक्शन, और एक्चुअली मैं बताऊं, जनरल न्यूज़ चैनल देखिए मत आप, यही देख लीजिए शाम को, क्योंकि जनरल न्यूज़ चैनल को दिन भर उनको यही दिखाना, वो तो हमारी तरह बिजनेस दिखा नहीं सकते, उनकी मजबूरी है।
सेंसेक्स निफ्टी का भाव दिखा क्या करेंगे, आता तो कुछ है नहीं। हम तो पॉलिटिक्स कर लेंगे, वो मार्केट कैसे करेंगे? आप बात समझ रहे हैं मेरी? डिम्पी जी गलत बोल रहे हो क्या? बहुत सही बोल रहे बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। तो इसलिए उनकी तो मजबूरी है दिन भर वो डिबेट करना, दिन भर चुनाव के सारी रैलियां काटना, ये करना। हम क्या करेंगे, हम शाम को 5 बजे आपको आधे घंटे में जो कुछ देश भर में हुआ चुनाव से रिलेटेड सब एक साथ बता देंगे। तो फालतू का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं कि आधा घंटे का बुलेटिन। दिन भर अपना काम करिए, ट्रेड करिए, हाँ, शाम को ये बुलेटिन दिन भर कमाई करिए, हाँ कमाई करिए, शाम को आपको कोई इलेक्शन का अब से लेकर चुनाव तक निश्चिंत रहिए, आपको कोई एक्शन छूटेगा नहीं। फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना। पक्का काम कर दिया आपने। हाँ, और रात को 8, 9, 10 बजे वो चिल्लम चिल्ली हो होती है और सब ये सब होते हैं इधर उधर हल्ला गुल्ला। शांति वाली डिबेट देखिए, आराम से चर्चा देखिए, रात को 8 बजे देश की बात, हल्ला गुल्ला नहीं, बिल्कुल काम की बात। ठीक है, तो चलिए ये है पूरा एक्शन। अच्छा, ये चुनाव इंडिया का हर रोज दिखाई मंडे टू फ्राइडे, और एक 9 बजे एक बड़ा खुलासा, अभी नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि हम लोग उस पर काम कर रहे हैं अभी, लेकिन 9 बजे एक ऐसा धमाका होने वाला है जी बिजनेस पर कि दिन भर आप बिल्कुल अगर चुनावी खबरों से दूर हैं तो आपको 20 मिनट में पूरा ब्यौरा दिन भर का कि आज दिन में क्या क्या हुआ है और कल क्या होने वाला है। अच्छा, कहाँ पर क्या होगा चुनाव को लेकर, किन की रैली होने वाली है, कल कहाँ पर क्या एक्शन होना है चुनाव आयोग का, तमाम सारी खबरें एक साथ 20 मिनट में। वेरी गुड। तो चलिए, तो चुनाव का कोई भी एक्शन अब आपका छूटने वाला है नहीं। जी बिजनेस पर फुल फॉर्म में है हमारी टीम, शाम वाली भयंकर एक्शन में है और चुनाव को लेके अति उत्साहित है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल, तो क्योंकि अब वक्त आ गया तो गहमा गहमी और गर्मा गर्मी हो रही है चुनाव की, वो आप तक भी पहुंचेगी जरूर। आइए फाइनल क्लोजिंग कर लें। 67 पॉइंट ऊपर 11,671 पर बंद हुआ है निफ्टी, 30,113 यहाँ पर बंद हुआ है बैंक निफ्टी 268 अंकों के इजाफे के साथ, 238 अंक मजबूत। सेंसेक्स बंद हुआ है 38,939, 39,000 के आंकड़े के बेहद करीब। ये है फाइनल क्लोजिंग, और फाइनल क्लोजिंग के साथ ही विदा लेने का वक्त है। दिल्ली के 2 महानुभावों से कुणाल जी, राकेश जी, शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सिद्धार्थ जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही राजेश जी स्टूडियो में पधारने के लिए आपका भी शुक्रिया।